अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हमने डाइन डिक्लेरेशन पढ़ा, तो डाइन डिक्लेरेशन में हमने एक बात समझी थी कि इंसान जो कोर्ट में नहीं आ सकता, या जो इंसान मर चुका है। डाइन डिक्लेरेशन से पहले हमें 32 के अंदर जो 4 मेन बातें थी वो भी हमने पढ़ी थी, जैसे हु इज डेड, हु कैन नॉट बी फाउंड, और जो कोई इंसान एविडेंस नहीं दे सकता, या अगर जिसको बुलाएंगे तो काफी ज्यादा डिले हो जाएगा, एक्सपेंसिव होगा, और कोर्ट को लगता है कि अनरीजनेबल ही है सब चीज डिले करना, तो उससे बेटर है कोर्ट कैन प्रोसीड फर्दर। एंड उस केस में अगर कोई इंसान अपनी ही डेथ के बारे में बताता है और उससे मरने से पहले बता के जाता है तो वो रिलेवेंट होता है, उसको हमने डाइन डिक्लेरेशन माना है। कल हमने किया कि डाइन डिक्लेरेशन रिलेवेंट है या नहीं है, उसकी एडमिसिबिलिटी देखी हमने, एविडेंटरी वैल्यू देखी, पुलिस को दी जा सकती है कि नहीं दी जाती, उस पर केस किया। तो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। पकाला नारायण स्वामी, ठीक है, पकाला नारायण स्वामी का केस था, और 3 केसेस में हमने जो लीडिंग केस किए थे, एक में कुशा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये 3 केस थे। प्रमोद महाजन का भी रिसेंट है, तो 2017 की बात है, तो इसलिए वो भी संबंध आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो आज की क्लास हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन 32 ऑनवर्ड्स। 32 के 2 ऑनवर्ड्स से हम बात करेंगे। चलो ये पढ़ते हैं बेटा। ओके, देखो अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है, किसी इंसान को भी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता या नहीं आ पाएगा या वो मर चुका है, बट उसने कुछ चीजें ऐसे की थी जिसकी रिलेवेंसी होगी। अब जैसे कोई इंसान अपनी डेली डायरी बनाता था, ठीक है, डायरी मेंटेन करता था, तो और उस डायरी में उसकी कुछ स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है उसने कि मेरा कुछ बकाया है, या ये मेरे को उस दिन हमने ये ड्यूटी की थी, ठीक है, तो वो रिलेवेंट हो जाती है। अब सेक्शन 32 का जो 2 है, इसमें क्या कहता है, एनी स्टेटमेंट और इज मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, में जो कही हुई बात थी। कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस की बात कर रहा है वो, कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कई ऐसी चीजें होती है डेली रूटीन की जो होती है, या ट्रांजैक्शन जो हुई है उसके पास्ट में और उसने उसकी नोटिंग कर ली हो। जैसे सपोज मैंने एक डायरी मेंटेन करता हूं कि मुझे 10,000 रुपए हर्षना को देने थे, और वो डायरी मेरी मिल जाती है मेरे मरने के बाद, तो क्या वो डायरी रिलेवेंट होगी? बिल्कुल रिलेवेंट होती है, बिकॉज आई कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, बट मेरे डायरी में जो लिखा है वो तो रिलेवेंट होगा। तो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर जो उसने स्टेटमेंट कही थी या लिखी थी, and in a particular when it consists of any entry, या कोई मेमोरेंडम उसने लिखा था मेड बाय हिम, उसके द्वारा लिखी गई हो, इन बुक्स केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कोई बनिया अपने डायरी मेंटेन करता है, उसमें लिख रखा है कि उस दिन 10,000 रुपए का मैंने सामान लिया उससे उधार पर और मुझे 10,000 रुपए देना है, तो ये अपने आप में बहुत रिलेवेंट हो जाएगी उसकी डायरी, क्योंकि बनिया तो अब रहा नहीं, लेकिन उसकी डायरी तो रिलेवेंट है। और इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, कोई इंसान ने ये लिखा कि उस तारीख को उतने बजे में उस इंसान से मिला था, जैसे एक वकील ने अपने डायरी मेंटेन कर रखी है कि इतनी तारीख को इतने बजे में उस इंसान से मिला, क्या वो डायरी रिलेवेंट होगी या नहीं होगी? अगर वकील मर जाता है या कोई सॉलिसिटर कोई हो, कोई इंसान जो है डॉक्टर है, डॉक्टर ने इतनी तारीख को इतने बजे में वहां गया, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर है नहीं अब लाइफ में, तो क्या डॉक्टर की वो डायरी जो है वो कोई रिलेवेंट है या नहीं उसका? ये हमें बात करनी है इसमें। तो प्रोफेशनल ड्यूटी के चलते ऑफ एनी एक्नॉलेजमेंट यानी जैसे कोई मैंने कुछ डेट्स थे, कुछ कर्जे थे, मैंने उस बात की एक्नॉलेज कर रखी थी, लिख कर या साइन कर बाय हिम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ मनी, कि मुझे इतनी तारीख को इतना पैसा आया या गया, या गुड्स को लेकर कि मैंने इतनी तारीख को सामान मंगाया, एक्नॉलेजमेंट करके, कुछ सिक्योरिटीज थी या प्रॉपर्टी थी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की, और ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूज इन द कॉमर्स रिटन और साइन बाय हिम, जैसे कोई मैंने बिल बना रखा था जो कॉमर्स में चलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, और ऑफ द डेट ऑफ लेटर, कोई लेटर किस तारीख को लिखा गया,
और अदर डॉक्यूमेंट यूजली डेटेड, जिसपे अक्सर हम डेट लिखते हैं, रिटर्न और साइन, ये अपने आप में रिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें कुछ लिखने का नहीं है, यहीं से समझेंगे आज, डायरेक्ट ही है। ठीक है, तो जैसे बस 2-4 एग्जांपल और मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ है 30 के 2 में, सेक्शन 32 के 2 में, वो तो हमने पढ़ ही लिया डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में कोर्स ऑफ बिजनेस में लिखी हुई बातें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन किसी की लिख ली हो कि कोई इंसान का इस वक्त जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन, यानी डॉक्टर ने कुछ लिख रखा था अपने डायरी में कि इस तारीख को मैं एक ए पेशेंट के घर पे गया और उसने बर्थ किया, उसके ए ने एक बच्चे को जन्म दिया, ये रिलेवेंट हो जाएगी डॉक्टर की एंट्री में, डायरी अगर मेंटेन करता है तो। ठीक है, ये रिलेवेंट होगा। और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि कोई इंसान उस डेट को कलकत्ता में था। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो इंसान उस तारीख को कलकत्ता में था। तो एक डायरी थी जो किसके पास थी, एडवोकेट के पास थी, और एडवोकेट इस वक्त मीन सॉलिसिटर जो है एडवोकेट इज नो मोर, वो है नहीं अब, लेकिन उसकी डायरी मेंटेन थी। उस डायरी में ये लिखा था कि एडवोकेट जो है इतनी डेट को, सपोज करो 1 जनवरी 2020 को, वो किसी ए इंसान से किसी केस के सिलसिले में मिलने गया। तो ये बहुत रिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि इस इंसान को तो कोर्ट में लाया नहीं जा सकता ना अब जो मर गया है, बट उसकी डायरी तो मेंटेन जो करता था अक्सर यूजुअली कोर्स ऑफ बिजनेस में, दैट इज अ रिलेवेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 32 का 3 देखते हैं। थर्टी टू का 3 क्या कहता है, कोई इंसान जो स्टेटमेंट लिख के गया है अगेन द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मतलब अपने खिलाफ ही उसने कुछ बात लिख रखी थी, तो वो रिलेवेंट होगी या नहीं होगी? यस सर। हाँ जी, अर्चना कुछ बोल रहे हैं आप? यस सर, ये बोल रहे। एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे इसका। जैसे मैंने उसे, मतलब ये तो वही ऊपर वाले का हो जाएगा ना, जैसे मैंने उससे इतने पैसे लिए, तो ये तो उसके अगेंस्ट ही हो जाएगा ना, अगर उसने कोई बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी इंसान अपने खिलाफ कुछ चीज नहीं लिखता अक्सर। ठीक है, बट ऑफ कोर्स अपनी याद को में रखने के लिए अगर आपने किसी से पैसा लिया है पेक्यूनरी, ठीक है, रिलेटेड टू पेक्यूनरी, मनी से रिलेटेड है, ये प्रोप्राइटरी के मैं इसका मालिक हूं या नहीं हूं, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कि ये जो चीज है ये किसी और को बिलोंग कर दी, ये मैंने लिख रखा है अपने डायरी में, या मेरे को उसको पैसा देना है, तो अगर वो डायरी वो मेंटेन है या कहीं लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट मैंने किसी को बताई है, कही है, और अब मेरी डेथ हो चुकी है, तो वो जो है, या फिर मैं कोर्ट में नहीं, मेरी जरूरी नहीं कि डेथ होनी ही जरूरी है इसमें, क्योंकि डेथ हो रही है तो फिर वो डाइंग लिगेशन के फॉर्म में जा रहा है, बट जरूरी नहीं कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता। सपोज करो मिल ही नहीं रहा है, वो इंसान खो गया है, लेकिन उसके डायरी मेंटेन है। अब डायरी में ये लिखा था कि भाई हाँ मेरे को बी को 10,000 रुपए देने थे, बट ऐसा तो है नहीं कि जब वो इंसान जब आ जाएगा तभी बात साबित होगी, उसके एब्सेंस में भी तो चीज साबित हो सकती है। अगर वो नहीं आ पा रहा है उसने जो लिखा है, तो ये बहुत सिंपल सा है, व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो कह रहा है उसी के अगेंस्ट जारी हो कोई चीज, और व्हेन इट इज ट्रू, अगर वो सही है, इट वुड एक्सपोज हिम और would have exposed him to a criminal prosecution or a suit for damages। दो ही तरीके की बातें हो रही है, तो सिविल केस होता है या क्रिमिनल केस होता है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई इंसान ने अपना गिल्ट एडमिट किया था कि मैंने उस इंसान को मारा था, ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स जो इंसान मर गया है तो किस पे केस करोगे, या कोई उसको सूट फॉर डैमेजेस की बात आती है कि मेरे को इस इंसान को पैसा देना था, तो सामने वाला इंसान अगर केस करेगा तो वो जो उसकी डायरी थी या जो कहीं स्टेटमेंट है या बोला है लिखा है वो रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है,
अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, ये आपको ध्यान रखना है बस। ऊपर वाले में कोर्स ऑफ बिजनेस, तीसरे वाले में इंटरेस्ट ऑफ मेकर। इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? जैसे ए और बी के बीच में शादी हो गई है, ए और बी के बीच में शादी थी। क्वेश्चन ये है, क्या वो लीगली मैरिड है या नहीं है, वेदर इट इज अ लीगली मैरिज और नॉट, वेदर दे आर लीगली मैरिड और नॉट, ये क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट क्लर्जी मैन ने दिए, स्टेटमेंट ऑफ क्लर्जी मैन। क्लर्जी मैन होता है जैसे चर्च वर्च में जो होते हैं ना, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हाँ ये जो शादी है विच ही परफॉर्म, जो इस क्लर्जी मैन ने शादी परफॉर्म कराई थी, इट वॉज इलीगल, इलीगली परफॉर्म्ड, गैर कानूनी तरीके से कराएगी और क्योंकि ये क्राइम है। तो ये जो क्लर्जी मैन की स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट है, अगर उसने अपने डायरी में मेंटेन कर रखा है या कहीं लिखा हुआ है या उसकी कोई स्टेटमेंट है जिस। तो 32 का 3 हम कर रहे थे, जहां पे एक लैंडलॉर्ड ने एक स्टेटमेंट दी अपने मरने से पहले, या वो लैंडलॉर्ड अब मिल नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल पा रहा, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि टेनेंट जो है पोजीशन में था। टेनेंट पोजीशन में था, इसका मतलब क्या, अगर टेनेंट को हटा दिया गया है तो सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और फिर कहीं ना कहीं टेनेंट को हमें कब्जे में देना पड़ेगा, और उसको डिस्पोजेस कर दिया है। तो अगर किराएदार को बाहर निकाल दिया है विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देन द स्टेटमेंट गिवन बाय द लैंडलॉर्ड, अगर वो मर गया है या अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं है लैंडलॉर्ड, तो उसकी स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाती है कि हाँ टेनेंट जो है किराएदार तो है लेकिन वो पोजीशन में था। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो होगी वो रिलेवेंट हो जाएगी। और सेक्शन 32 के 3 में हम एक बात पढ़ते हैं, ये जो स्टेटमेंट है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर होती है। जब इंटरेस्ट ऑफ मेकर होती है तो इसलिए क्या होता है, वो स्टेटमेंट जनरली उसको सच माना गया है कि हाँ वो सही बोल रहा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने खिलाफ खुद गवाही या स्टेटमेंट नहीं देता है। सीमा बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, वो पहले मैंने हैंड रेज किया था तो एक बार एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद हुई नहीं थी। ठीक है, ये समझ में आ गया 32 का 3 सबको? सर हाँ जी, ठीक है। तो कोई इंसान अपने खिलाफ खुद गलत बात नहीं बोलेगा, तो इसलिए जो स्टेटमेंट उसने कभी दी होगी पास्ट में तो वो रिलेवेंट हो जाती है। और 4 कहता है और गिव्स ओपिनियन एज टू द पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, एज और गिव्स ओपिनियन, ओपिनियन दे रहा है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। ओपिनियन दे रहा है किसकी, कोई पब्लिक राइट था या कस्टम चला आ रहा था या कोई ऐसी बात जो सबके भले की बात हुई होगी, उससे रिलेटेड जो लोग थे जो पास्ट में रहे होंगे, जब वो कस्टम प्रिवेल करता होगा उस वक्त कोई बात कही गई होगी जिससे वो अवेयर होंगे, तो उनकी स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी। अब जैसे हमें तो पता नहीं ना कि सती प्रथा अब है या नहीं है, अब हमें ये पता है कि सती सिस्टम अब नहीं है, लेकिन जो लोग उस टाइम के थे उन्होंने ये बात बताई होगी कि सती प्रथा चलती थी, तो उनकी बात रिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो 32 के 4 में बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। व्हेन द स्टेटमेंट gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom, कि कोई कस्टम या पब्लिक राइट उस वक्त था या नहीं था, और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट of the existence of which if it is existed, अगर वो था, he would have been likely to be aware, or when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen। ठीक है, तो कोई बात उस वक्त थी या नहीं थी, वो कंट्रोवर्सी में अगर आ गई है, तो कोई जो लोग पहले, जैसे एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक डिक्लेरेशन दी है, एक गांव के मुखिया ने एक डिक्लेरेशन दी थी मरने से पहले कि ये जो रोड था ये पब्लिक रोड था। ठीक है, तो ये एक ओपिनियन दी उसने अपनी कि पब्लिक राइट को लेकर इसको, इस रोड को, या यहाँ पे कोई चौपाल था या यहाँ पर शादियां होया करती थी, तो सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट जो उन्होंने पास्ट में दी थी।
सर तो ये जो स्टेटमेंट देखो हाँ, स्टेटमेंट दी, अब वो खुद तो आ नहीं सकता, ये तो सारी बातें हेयर से ही चल रही हैं लगभग। हाँ ये जितनी भी बातें हैं तो एक तरीके की जो इंसान है नहीं, अब कोर्ट में आ नहीं सकता, उसके बिहाफ पे कोई और दे रहा है तो हियर से, लेकिन रिलेवेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे 32 का 5 और 6। 32 के 5 और 6 में एक बात कॉमन है, दोनों ही मैरिज से रिलेटेड बात है, पर डिफरेंस क्या है दोनों में? कौन बताएगा डिफरेंस क्या है? यामिनी आपने पढ़ा हो तो बताइए, हर्षना आपने पढ़ा हो तो बताइए। सर क्लॉज 5 में या तो अलाइव होंगे या डेड होंगे दोनों सिचुएशंस में, लेकिन क्लॉज 6 में डेड होंगे तभी ये वाला applicable हाँ जी बिल्कुल, यही डिफरेंस है और कुछ है ही नहीं। तो एक इंसान जिंदा भी है तब भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, या मर चुका है तब भी स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है, किस बात को लेकर कि क्या उनका रिलेशनशिप उस वक्त था या नहीं था, रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप को लेकर। तो व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप कैसे कैसे होता है, 3 बातों को लेके हो सकता है। मेरे मम्मी पापा से मैं बर्थ हो तो मैं उनसे ब्लड से जुड़ा हूँ, ठीक है। और एक होता है मैरिज से, मैंने शादी करी अपनी वाइफ से, तो मेरे और उसके बीच में जो रिलेशन है शादी की वजह से है। एंड देन थर्ड रिलेशन कुड बी ऑफ अडॉप्शन, हमने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। तो ब्लड मैरिज अडॉप्शन से जुड़े हुए कोई रिश्ते को लेकर अगर कोई स्टेटमेंट देता है बिटवीन द पर्सन एज टू हुज रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज अडॉप्शन, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैज अ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। अगर उसे नॉलेज भी होनी चाहिए, कैजुअल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं भाई मुझे जब थर्ड पर्सन को किसी को पता ही नहीं है कि हमारे बीच में कैसे रिश्ते थे, तो पड़ोसी के इसमें स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या? यस सर, स्पेशल नॉलेज होती है ना, मतलब हाँ जी, रोज देख रहे हैं, साथ में रह रहे हैं तो पता रहता है ना, जा रहे हैं आ रहे हैं। हाँ जी। तो पड़ोसी जो है उन्हें तो अक्सर पता रहता है कि काफी लंबे समय से लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज भी तो होती है, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज के साथ रहते हैं, आते हैं जाते हैं। तो दे कैन ऑल्सो गिव अ लाइक स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर वो उनके जो स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द मैरिज एग्जिस्टेंस में हो, या उसके इंसान मर चुके हो, हम दोनों नहीं हो, सपोज हस्बैंड वाइफ ही मर गए, तो वो स्टेटमेंट दी जा सकती है कि हाँ वो लोग जो थे वो तो हस्बैंड और वाइफ थे, या हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में से कोई भी हो सकती है। When the statement was made before the question is dispute was raised, अगर ये कोई ऐसा मामला उठता है सामने के उनके बीच में क्या रिलेशन रहे थे, तो उसकी स्टेटमेंट दी जा सकती है। तो फिफ्थ में हमने दो बातें हैं, एक तो ये बिटवीन लिविंग पर्सन हो सकता है या फिर उनके मरने के बाद भी, तो दोनों चीजें कवर होंगी। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन भी है, इसको ऐसे समझते हैं, वेदर ए हु इज अ डेड, जो ए मर चुका है, क्या वो बी का फादर है? मैं लिख देता हूं इसको। और भी तरीके से इस बात को हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, उस स्टेटमेंट की रिलेवेंसी होगी। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं 32 का 5। इसमें क्या है, वेदर ए इज, जो मर चुका है, ए जो है जो मर चुका है, ए हु इज डेड वाज फादर ऑफ बी, क्या वो बी का फादर है? स्टेटमेंट ऑफ ए, तो ए क्या फादर है या नहीं है बी का? तो स्टेटमेंट है, ए ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट बी वाज हिज सन, बी वाज हिज सन, के वो उसका बेटा है, ये रिलेवेंट होगी। ठीक है, लेजिटिमेसी को लेके भी हो सकता है क्वेश्चन, क्या कोई बच्चा जो है चिल्ड्रन जो है वाज अ लेजिटिमेट है या नहीं है? कोई बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है? एक सपोज एक डिक्लेरेशन दी शादी से पहले, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ है, यानी फादर और मदर हो गए ना, एक फादर और मदर ने एक डिक्लेरेशन दी दैट चाइल्ड जो उनको पैदा हुआ था, ये जो बच्चा जो पैदा हुआ था, he was born
बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही पैदा हुआ, बिफोर मैरिज, तो शादी से पहले अगर पैदा हो गया तो ये बात रिलेवेंट होगी। इससे ये बात पता चल रहा है कि बच्चा लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है या नहीं। वैसे एक बात बता दो, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सारे बच्चे लेजिटिमेट ही, आज के टाइम में कोई इलेजिटिमेट नहीं है। बस इसका एक फर्क पड़ता है, जो बच्चा इलेजिटिमेट होता है उसका फर्क किस पे पड़ेगा, इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ता है? सर वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसका उसके लिए एंटाइटल नहीं होता। बिल्कुल, तो इलेजिटिमेट सन जो होगा ना वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को पार्ट नहीं होगा। सर जो चाइल्ड बॉर्न पेरेंट्स प्रॉपर्टी में एंटाइटल है ना। हर्षना क्या बोलता है, आवाज कमारी, बोली दोबारा। मैं कह रही हूँ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ द मैरिज होता है वो इलेजिटिमेट होता है ना। लास्ट वर्ड क्या बोला आपने? इलेजिटिमेट। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट जब पढ़ेंगे ना तो आज के टाइम पे बच्चा कोई इलेजिटिमेट है, कोई बच्चा इलेजिटिमेट नहीं। बस इसका फर्क क्या पड़ता है, इलेजिटिमेसी अगर पता चल जाती है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इससे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे को प्रॉपर्टी में। ये जो प्रॉपर्टी में जो उसका अधिकार होगा ना वो उसका अधिकार सिर्फ उसके पेरेंट्स तक ही होगा, उसकी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर पे नहीं होगा उसका अधिकार प्रॉपर्टी में। तो उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा, इसका सिर्फ ये प्रभाव पड़ता है। बाकी आज के टाइम में तो जजमेंट आ चुकी है, इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी मेंटेनेंस दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप वो पढ़ेंगे ना सीआरपीसी में 125 की बात की गई किस किस को मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो इलेजिटिमेट को मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ जी, जब माइनर ही क्यों ना हो, माइनर को तो ऐसे भी दिया जाएगा, लेकिन इलेजिटिमेट हो उनको भी मिलता है। तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का कोई ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं, बट सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर है, वो तब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में करेंगे। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बता रहा था आपको। सेक्शन 32 के 5 से, सो सेक्शन 32 का जो 5 है वो डील किससे करता है? स्टेटमेंट रिलेटिंग बिटवीन, उन लोगों के बीच में अगर जो बात हुई है, चाहे वो अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं, बोथ साइड से कवर करता है ये। बट सेक्शन 32 का जो 6 है वो कवर करेगा ओनली डेड। कोई इंसान मर चुका है तो उसकी स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी, ठीक है। जैसे विल में हो या डीड में हो सकती है कोई मरने के बाद, ठीक है। एक और है जैसे टॉम स्टॉर्म, एक वर्ड यूज हुआ है, टॉम स्टॉर्म क्या होता है? टॉम स्टॉर्म ये जो पत्थर लगा रहता है उसके ऊपर, सो वो जो डेड डिजीज के ऊपर लगाते हैं ना उनके याद में कुछ लिख के। हाँ, इसको बोलते हैं समाधि पे जो पत्थर लगा देते हैं ना कई बार ऊपर से, जनरली मुस्लिम में लगाते हैं, है ना, क्रिश्चियंस में भी लगाते हैं। तो उस तरीके की अगर जो चीज यूज की जा रही है और उसमें इंसान को अगर बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसने कुछ ऐसी बात लिखी है, वो जो मर चुका है, तो उसकी लिखी हुई बात रिलेवेंट हो जाएगी। या उसने वसीयत में लिखा है और इज मेड इन द विल or deed relating to family affairs. So when the statement relates to existence of any relationship, कि हाँ इन दोनों का या कुछ लोगों का रिलेशन उसके साथ था, ब्लड मैरिज अडॉप्शन से रिलेट करके वो लिखता है और वो कोर्ट में नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ वो मर चुका है या कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, या अगर बुलाएंगे तो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। बिटवीन पर्सन डिसीज जो मर चुका है and is made in any will, कोई वसीयत में वो लिखता है इस बात को, relating to the affairs of the family to which any such deceased person belongs, और in the family pedigree। पेडिग्री का यहाँ पे मतलब है कोई पीढ़ी जो चलती आ रही है उसके बारे में उसने कुछ लिखा है। अपॉन एनी टॉम्बस्टोन वाले समाधि के ऊपर कुछ लिख दिया है, या फैमिली पोर्ट्रेट और अदर थिंग on which statements are usually made when such a statement was made before the question is a dispute was raised। अगर ये कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो फैमिली विल के अंदर कुछ लिख के उसने इस तरीके से बात बताई है, स्टेटमेंट दी है, तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। डीड के अंदर
फैमिली अफेयर्स को लेकर के उसके और उसके ऐसे रिलेशन थे, क्योंकि कोर्ट में तो वो लाया नहीं जा सकता, इंसान अभी जिंदा नहीं है। बट उसकी जो लिखी हुई स्टेटमेंट है या वर्बली, जैसे लेटर अगर किसी ने लिखा है अपने फादर को, लेटर रिटन बाय फादर टू ए, ठीक है, जैसे लेटर लिखा है एक फादर ने ए को अबाउट द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ हिज सन इज इररिलेवेंट, कि मेरा बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था, ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो जिंदा नहीं है अभी, तो वो जो बात निकल के आएगी कि बच्चे ने कब जन्म लिया था, तो फादर की वो जो स्टेटमेंट थी वो रिलेवेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 6 में सिर्फ जो पर्सन अब नहीं है, जो डेड है, उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट है, और 5 में मतलब वो पर्सन डेड नहीं है और अदर किसी रीजन से वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसकी रेलेवेंट हो रही है। नहीं 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 नहीं, देखो 7th में तो वो इंसान मर चुका है, नहीं इसमें 6 में, हाँ सॉरी 6th में जो इंसान मर चुका है वो कोर्ट में तो आएगा नहीं ना। हाँ, और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि लेटर जो फादर ने लिखा है को अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ हिज सन इज इररिलेवेंट, मतलब जो इंसान मर चुका है कोर्ट में आ ही नहीं सकता, उसने कोई स्टेटमेंट दी थी वो रिलेवेंट होगी फैमिली को लेके कि वो उसी का बेटा था, ठीक है। ऊपर वाले में रिलेशनशिप को चाहे एग्जिस्ट करता है, लिविंग हो या डेड हो, कोई भी दोनों स्टेटमेंट दोनों साइड से कवर होगा वो। मतलब लिविंग और डेड का क्या मतलब है यहाँ पे आपके? लिविंग और डेड, जैसे कोई इंसान कोई रिलेशनशिप से पूछा जाता है कि क्या उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अभी है या नहीं है, वो स्टेटमेंट कोई पड़ोसी आगे देते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो वो रिलेवेंट होगा। या कोई स्टेटमेंट देता है कोई, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है किसी को बुलाया नहीं जाता कि वो मर चुके हैं, वो सपोज, ठीक है, कपल ही मर चुका है, तो वो उसके बारे में कोई स्टेटमेंट कि हाँ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, तो 5 में दोनों चीज कवर करता है या था, रिलेशनशिप, हाँ जी, रिलेशनशिप को है ना, कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप, ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन, क्या उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया था या किया है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एक काम करना, इसको बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना मेरे बताने के बाद ना। और एक चीज मैं बता दूं, एक बात इसकी खासियत है, इसमें से क्वेश्चन मेंस का तो आता ही नहीं है, ये बात मैंने क्लास में शुरू में ही बता दी थी, लेकिन इसमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन जरूर आता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप कौन से क्लॉज में दे रखा है, क्लॉज आएंगे इसके, रटने पड़ेंगे क्लॉजेस, और रटना क्या है, एक तो 32 का जो 1 है वो तो डाइन डिक्लेरेशन हो गया, 32 का 2 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, 3 में इंटरेस्ट अगेन द इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो गया, 4th में आपका ये क्या कहते हैं इसको, और 5 और 6 कॉमन से हो गए हैं, तो उसमें दोनों में डिफरेंस लिविंग और डेड है, 4th में पब्लिक राइट की बात करता है, और 7th में भी एक तरीके का वो कस्टम को लेकर ही है, और इन द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए, 13 क्लॉज ए क्या कहता है, 13 क्लॉज में कोई ऐसी बात जो रिलेवेंट है, जो किसी कस्टम को बताती हो, when the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in clause 13 clause A। 13 के अंदर हमने पढ़ा था किसी कस्टम को लेकर, किसी राइट को लेकर कोई बात अगर ये बताती है, जब कोर्ट को ये निर्धारित करना है कि क्या कोई कस्टम प्रिवेल करता था, ठीक है, द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कोई कस्टम उस वक्त था, कोई क्लेम किया गया मॉड्यूल, उसमें कोई बदलाव किया गया, देखो कुछ चीजों को है ना डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, इस पे कोई लॉजिकल रीजनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, बस को वैसे ही याद करना कल 13 के ए को लेकर, ठीक है। और लास्ट जो रहेगा, कई बार कई लोगों की ओपिनियन होती है, वो भी रिलेवेंट होती है, 8th में ओपिनियन और इज मेड बाय द सेवरल पर्सन, कोई ओपिनियन रही थी कई लोगों की और दे वर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स रिलेवेंट मैटर टू ने कोई, जैसे अगर हम आज की बात करें, कुछ दिन बाद ये किसान आंदोलन अगर खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त उन लोगों की जो किसान थे उनकी क्या फीलिंग थी, क्या उनका व्यू था, वो रिलेवेंट होगा। अगर फ्यूचर में अगर ये बात आएगी तो किस लिए उन्होंने धरना दिया था, इफ दे कुड नॉट कम बिफोर द कोर्ट, ठीक है, तो उन लोगों ने उस वक्त जो उनकी जो ओपिनियन थी, when the statement was made by number of a person an expressed feeling or impression on their part relevant to the matter in question,
ठीक है, कि अगर फ्यूचर में क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि वो किस लिए मतलब इतनी बड़ा बवाल हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, तो क्वेश्चन ही अराइज होगा, फिर वहां पे पूछा जा सकता है भाई हाँ तुम लोगों की ओपिनियन क्या थी उस वक्त। जनरली ऐसे डिफेमेशन के मामले में भी यूज होती है ये चीज कि कई लोग जब कुछ चीज छपती है, प्रिंट होती है, पब्लिश होती है, तो हर इंसान के अलग अलग व्यूज होता है, तो लोगों का क्या व्यू था उस चीज को देखने के बाद वो भी रिलेवेंट हो जाती है। ठीक है, सेवरल पर्सन की क्या ओपिनियन थी पास्ट में, दैट कुड बी रिलेवेंट। एक बाकी आप इनको ना पेपर में एमसीक्यू में आते हैं, एक बार रिवीजन करना, कोशिश करना इनके कीवर्ड्स बनाकर आप इसको याद कर लें, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हुए हैं कई बार। अब कुछ इलस्ट्रेशन हैं, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सारी इलस्ट्रेशन आपको बताते मैं कवर भी कर लिया है, लेकिन एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं क्योंकि कई सारी इलस्ट्रेशन से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो यहाँ भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए इलस्ट्रेशन को जल्दी से। Yeah, illustration A. Sir, am I audible? Yes, yes, yes. Proceed further. Okay, sir. The question is whether A was murdered by B, or A died of injuries received in a transaction in the course of which she was ravished. The question is whether she was ravished by B, or the question is whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow. Statements made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under consideration are relevant facts. देखो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं और बनते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने बी का मर्डर किया है? A was murdered by B, ठीक है, बी के द्वारा ए का मर्डर हुआ है, या ए के पर जो इंजरीज हुई हैं, और इन दी ट्रांजेक्शन इन द कोर्स। अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे अगर वो जो रेप उसी दौरान, रेविश का मतलब होता है हमें अटेम्प्टिंग टू रेप टुवर्ड्स, एंड तो व्हेन ही वाज डूइंग द रेप उसने जो इंजरीज मारी, जैसे निर्भया इंसिडेंट आप समझ सकते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर शी वाज रेविड बाय बी। The question is whether A was killed by B under the such circumstances that a suit would lie against B. सूट का मतलब ये डैमेजेस के लिए कोई उसने केस बनता है नहीं बनता है, ठीक है। अगर जो मर गया है उसके बाद उस कोई जो एलआर होगी या विडो उसकी विडोवर होना चाहिए वैसे यहाँ पे। स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू द कॉज ऑफ दिस, ये तो डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, मरने से पहले उसने जो स्टेटमेंट दी रिस्पेक्टिंग टू द मर्डर, मर्डर को लेके कि उसे किसने मारा, उसने उसका किसने रेप किया था, या अल्टीमेटली उसको कोई डैमेजेस जो उसको नुकसान हुआ, वो सारी बातें रिलेवेंट होंगी बनने से पहले जो स्टेटमेंट है। ये तो सिंपल सी बात है, बैंक हो गई। अब यहाँ से कुछ टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल इलस्ट्रेशन है, वो पढ़ेंगे जो अभी मैंने 32 का 2 से जो हमने आगे के प्रोविजंस पढ़े उससे रिलेट करती हैं सारी। The question is as to the date of A's birth. अब ये एक विवादित मुद्दा बना है कि ए का जन्म कब हुआ है, किस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ हुआ। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर ए के बर्थ को लेकर कुछ विवादित मुद्दा सामने आएगा, बीइंग एडवोकेट आप क्या क्या डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगा सकते हैं कि इसका इस दिन बर्थ हुआ है? बताइए आपने अर्चना, बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है उसमें डॉक्यूमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स हाँ जी, 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, म्युनिसिपल रिकॉर्ड लगा सकते हैं। हाँ सर, जब तक 10th कर दिया गया 10th का सर्टिफिकेट। चलो सुबह एक काम करो, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो क्या आप उस सर्जन की डायरी कोर्ट में लाके दिखा सकते हैं जिसने उस लेडी को अटेंड किया था ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ एज? यस सर, अगर वो मेंटेन करता है तो हाँ बिल्कुल। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ही यूज्ड टू प्रिपेयर और टू मेंटेन डायरी, एक ऐसी डायरी मेंटेन करता था जिसमें सारी बातें लिखता था, जैसे एन entry in the diary of the deceased surgeon regularly kept in the course of business,
और उसमें ये बात लिखी थी कि उस दिन उसने एक माँ को अटेंड किया और उस माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का जो कंट्रोवर्सी यहाँ पर हम चल रही है कि उसका जन्म किस डेट पे हुआ, तो दैट इज रिलेवेंट। इससे बात पता हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि हाँ उस बच्चे का जन्म उस तारीख को हुआ जिस दिन उसने सर्जन ने उस माँ को अटेंड किया था। समझ में आ गई बात? सिंपल सा है वैसे तो। आगे चलते हैं। The question is whether A was in Calcutta on a certain day. क्या वो कलकत्ता में था? अब कलकत्ता में था या नहीं था, ये कैसे सिद्ध होगा? होटल की बुकिंग हो सकती है, सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ट्रेन की टिकट हो सकती है, प्लेन की टिकट हो सकती है, लेकिन क्या ट्रेन की टिकट या प्लेन की टिकट होना अपने आप में क्या एक कंक्लूसिव प्रूफ है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. बिल्कुल भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट रिलेवेंट तो है। Yes, sir. तो मतलब रिलेवेंट तो है ना कि प्लेन की टिकट थी, जिस होटल में रुका वहां की बुकिंग थी। लेकिन हाँ, अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर वो आ जाए कि हाँ इस तारीख को इतने बजे वो वहां पे था, कलकत्ता में था, तो दैट कैन बी कंक्लूसिव प्रूफ, बिकॉज वहां की जो इम्प्रोबेबल वाली बात है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज इन कैलकाटा ऑन अ गिवन डे, क्या उस तारीख को वो कलकत्ता में था? अब होता क्या है, एक डायरी मेंटेन की जा रही थी, स्टेटमेंट इन द डायरी ऑफ द डिसीज सॉलिसिटर, यानी एक जो वकील है या जिससे उसकी मीटिंग हुई उसने एक डायरी मेंटेन कर रखी थी। उस डायरी में लिखा था कि उस दिन जो सॉलिसिटर था अटेंडेड ए से मिला कलकत्ता के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ कन्फरिंग हिम अपॉन अ स्पेसिफाइड बिजनेस के चक्कर में मिला। ये रिलेवेंट होगी। डी क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर अ शिप सेल फ्रॉम द बॉम्बे हार्बर ऑन अ गिवन डे, क्या एक उस दिन बॉम्बे से कोई शिप निकलकर, बॉम्बे से कोई शिप हार्बर यानी गया, निकला या नहीं निकला उस तारीख को? ठीक है, अब एक लेटर लिखा था, लेटर किसने लिखा था? रिटन बाय डिसीज मेंबर ऑफ द मर्चेंट फर्म, यानी जो व्यापार जो कर रहे हैं उसी फर्म के एक मेंबर ने एक लेटर लिखा कि बाय विच शी वाज चार्टेड टू देयर कॉरेस्पॉन्डेंट। शी का मतलब है यहाँ पर वो जो शिप है ना, शिप के लिए यूज हुआ है कि उसने एक दिन मतलब जो एक शिप है वहां से निकला लंदन के लिए, मतलब उसने अपनी डायरी मेंटेन करी। ठीक है, तो ये और एक कार्गो जो तो कंसाइन किया गया, कार्गो भेजा गया शिप के जरिए, तो दैट वुड बी सफिशिएंट प्रूफ। अपने आप नॉट सफिशिएंट, रिलेवेंट होगा। बाकी कोर्ट और चीजों को भी रिलेट करके देखेगी। हाँ, उस दिन बॉम्बे हार्बर से कोई शिप निकला जो लंदन के लिए रवाना हुआ, जिसके अंदर कार्गो था, वो रिलेवेंट हो जाएगा। ये बता पाएगा कि हाँ उस इंसान की इंटेंशन थी नहीं थी, माल भेजा या नहीं भेजा, काफी चीजें सिद्ध होती है इसको। Now E कहता है the question is whether rent was paid to A for a certain land, कुछ जमीन के लिए क्या रेंट पे किया गया? तो A ने a letter written from A's deceased agent, A के एजेंट ने एक लेटर लिखा और उसमें ये बात उसने कबूली कि हाँ रेंट दिया जा चुका है या लिया जा चुका है, वो अपने आप में रिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि डिसीज जो एजेंट है तो कोर्ट में नहीं आ सकता ना, मर गया है। एडमिट कर रहा है अपनी लाइबिलिटी को, समझ रहे हो? पेक्यूनरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहा है ना, देनदारी बन गई है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड, तो एक स्टेटमेंट आती है कि जो मर चुका जो क्लर्जी मैन है जिनने शादी कराई चर्च के अंदर जो होते हैं, दैट ही मैरिड देम अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम, कि अगर वो सेलिब्रेट करते तो क्राइम होता। क्या पता बच्चों की शादी करा दी वो उसने। ठीक है, क्योंकि इस पे नहीं तो अदरवाइज क्लर्जीमैन पे क्या लग जाता चार्ज, किस चीज का चार्ज लगेगा अगर इसने बच्चों की शादी करा दी तो? यामिनी? सर अबेटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज। हाँ जी, अबेटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज। हाँ जी, अबेटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज कहाँ पनिशेबल है? सर चाइल्ड मैरिज एक्ट में ही है पनिशेबल। और कहीं भी है कि हिंदू मैरिज में? punishment for any contravention of any provision under this act, सेक्शन कौन सा है?
18. हाँ जी, माँ बाप पे भी तो लग जाती है सजा, नहीं मिलती क्या माँ बाप को अगर वो शादी करा रहे हैं बच्चों तो की? उसके अंदर प्रीस्ट वगैरह को भी वो भी उसके अंडर आ जाते हैं। प्रीस्ट अबेटमेंट है ना, वो सारे Okay. कॉन्ट्रोवर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अबेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी पनिशेबल किए जा सकते हैं। वैसे तो चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है, हाउएवर उसमें पनिशेबल है सेक्शन 18 के अंदर। उसमें 1 लाख रुपए तक का फाइन है और 2 महीने की सजा, आई गेस, या 2 साल की होगी, सॉरी। पहले 15 दिन की थी बस, अब या तो 2 साल की है 2 महीने की, माइंड से स्किप हो रहा है, 2 साल हो गया, आई गेस। चलो आगे चलते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, जिसको ढूंढा नहीं जा सकता, उसने एक लेटर लिखा था एक दिन, और उस लेटर में क्या लिखा था? द लेटर रिटन बाय हिम इज अ डेटेड ऑन दैट डे इज रिलेवेंट, कि उसने वो लेटर उस तारीख को लिखा, उस पे डेट भी थी, वो रिलेवेंट हो जाएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ द रैकिंग ऑफ द शिप, अब वो शिप कैसे टूटी या खो गई? अब कैप्टन ने कुछ दिन पहले ही कंप्लेंट करी थी इस बात की, ठीक है, कैप्टन ने कंप्लेंट करी थी, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी रिकॉर्ड, क्योंकि अब कैप्टन नहीं आया तो ये रिलेवेंट हो जाती है। के बाद था कैप्टन ने ऑलरेडी कंप्लेंट करी थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज थी दे वर नेग्लिजेंट, लापरवाह थे, और उसकी वजह से, लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो जाता। तो कैप्टन ने जो कहीं भी बात थी वो रिलेवेंट होगी। अब देखो लेटेस्ट एग्जांपल मिल रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन रोड इज अ पब्लिक वे, द स्टेटमेंट बाय ए अ डिसीज हेडमैन ऑफ द विलेज, गांव का जो मुखिया था उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि रोड जो है वो पब्लिक है, पब्लिक का रोड है, वो रिलेवेंट होगा। द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइस ऑफ अ ग्रेन ऑन अ सर्टेन डे इन अ पर्टिकुलर मार्केट, उस दिन किसी ग्रेन, कोई भी फसल हो सकती है, किसी भी चीज का मार्केट प्राइस क्या था? स्टेटमेंट ऑफ द प्राइस मेड बाय द डिसीज बनिया, बनिया ने मरने से पहले एक बात कही थी कि उस दिन, उस तारीख को उस चीज का माल का प्राइस इतना था, वो रिलेवेंट होगा। द क्वेश्चन इज वेदर, जस्ट वेट, द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज अ डेड वाज द फादर ऑफ बी, जो मर चुका है। द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डेड वाज द फादर ऑफ बी, द स्टेटमेंट बाय ए दैट बी वाज हिज सन, उसका बेटा था, वो रिलेवेंट होगा। ये मैं बता भी चुका हूं वो। The question is what was the date of A's birth of A? Letter from A's deceased father, उसने अपने एक फ्रेंड को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि उसके बेटे का जन्म किस डेट को हुआ है, वो रिलेवेंट होगा। The question is whether and when A and B were married, किस दिन उसकी शादी हुई, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा था। An entry in the memorandum book by C, the deceased father, यानी जो बेटी का जो फादर है, उन्होंने अपनी एक एंट्री कर रखी थी कि विद ए ऑन अ गिवन डेट, कि उसकी से शादी हुई, उसकी बेटे की ए से शादी हुई इस तारीख को, रिलेवेंट है। A sues B for libel expressed in the painted caricature exposed in the window shop, एक पिक्चर बनाई, कैरिकेचर होता है, कार्टून वार्टून बना देते ना, किसी का मुंह मोटा कर दिया, राहुल गांधी का अक्सर बनता हुआ आ रहा है, कोई नरेंद्र मोदी का आ जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये राइज हुआ, क्या वो लीबल है? लीबल मतलब बदनामी, डिफेमेटरी माना जाए या ना माना जाए, तो उस पर अगर वो क्वेश्चन राइज हुआ है तो उसी तरीके का एक और कैरिकेचर जो लीबलेस करेक्टर का था, उस पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही थी? रिमार्क्स ऑफ द क्राउड ऑफ द स्पेक्टेटर ऑन दिस पॉइंट में भी रिलेवेंट, कि लोगों ने उस कैरिकेचर को बहुत बुरा माना था, यानी पब्लिक ओपिनियन को लेकर ये सारी बातें रिलेवेंट हो जाती है। और देखो जब रिलेवेंसी की बात करते हैं ना, तो आपको जो उचित लग रहा हो ना, लॉजिकल लग रहा हो कि हाँ ये बात तो रिलेवेंट है, अब उस हिसाब से सोच कर अपने आंसर को सॉल्व कर लेना पेपर में भी, ठीक है। कि लोगों ने जो ओपिनियन दी थी, जैसे किसान आंदोलन को लेकर जो जो अभी लोगों की ओपिनियन चल रही है, फ्यूचर में अगर बात आएगी, डिस्प्यूट राइज होता है किसी बात को लेकर, बिल को लेकर, तो रिलेवेंसी के उस वक्त, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन चला, कि जो कोई एक्ट जब पास हुआ तो उस पास्ट में क्या ओपिनियन थी, क्या कंडीशन रही थी जिसके चलते इस एक्ट को पास किया गया, वो रिलेवेंट हो जाती है। नाउ सेक्शन 33, यहां से थोड़े से अलग से प्रोविजन रहेंगे, वैसे तो वो सिंपल सा सेक्शन है। 33 क्या कहता है?
33 में है रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट देयरइन स्टेटेड। अगर आज हमने कुछ बात करी है कोर्ट के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग में, मैंने कोई गवाही दी, एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू टेक इन द लॉ बाय लॉ टू टेक इट, कोई और इंसान हो सकता है, जैसे कमीशन के सामने मैंने गवाही दी, ठीक है। कोर्ट जरूरी नहीं ना कि कोर्ट हमेशा, आपने सुना होगा सीपीसी में हम ऑर्डर नंबर 26 को जब पढ़ते हैं तो कोर्ट की कमीशन भी इशू करता है कि किसी और इंसान को ऑथराइज करता है कि आप गवाही ले लीजिए जाके और कोर्ट में आके उस स्टेटमेंट को सबमिट कर दीजिए, तो वो भी इस दायरे में कवर होगा यहाँ पर। तो एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequential judicial proceeding. Subsequent यानी जो मैंने आज गवाही दी है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, वो फ्यूचर में रिलेवेंट होगी या नहीं होगी, या आज गवाही को छोड़ दे दूं परसों को छोड़ दूंगा। तो जो पास्ट में मैंने गवाही दी है एज अ विटनेस, दैट कैन बी यूज्ड इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज की जा सकती है और इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट व्हिच इज स्टेट्स व्हेन द विटनेस इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। अगर एक इंसान ने जब विटनेस दी है लेकिन बाद में वो कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, सपोज करो उसकी डेथ हो गई हो, किसी इंसान ने एग्जामिनेशन चीफ एग्जामिनेशन समझते हैं? Yes, so the party calling the witness when अच्छा बताइए, चीफ एग्जामिनेशन। So when the party which calls the witness, वो अगर एग्जामिनेशन करती है तो चीफ एग्जामिनेशन श्रेष्ठा आप भी सुन लेना, जब कोई इंसान कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है फर्स्ट टाइम, जो पार्टी उसको बुलाती है उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जनाब मेरे 2 विटनेस हैं, इन्होंने देखा है, वो कोर्ट में आके बताते हैं, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। तो एग्जामिनेशन चीफ के बाद क्रॉस होता है। तो यहाँ पर एक बात और है, प्रोवाइडेड के क्रॉस हो जाना चाहिए उस इंसान का। जब क्रॉस ही नहीं हुआ तो उसकी विटनेस भी तो आधी रह गई ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि किसी इंसान ने जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी और अथॉरिटी के सामने जो विटनेस दे दी है, उसी विटनेस को सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है और इन अ लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट व्हिच इज स्टेट, जो उसने कहा है उस फैक्ट को, व्हेन द विटनेस इज डेड, जब वो इंसान मर चुका हो। जैसे कोई इंसान विटनेस देकर नहीं मिल पा रहा है या मर चुका है या इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वो चारों बातें हैं, इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, या क्या पता जैसे आपने ज्यादातर मूवी में देखा होगा जब विटनेस कोई बनने जाता तो उससे पहले उसको उठा लिया जाता है, दूसरी पार्टी जो होती है अपोजिट पार्टी कहीं ना कहीं रोकती है विटनेस को कोर्ट में आने से, नहीं आ पा रहा है तो, लेकिन उसने जो पहले बात कह चुका है तो उसकी रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और if his presence cannot be obtained without any amount of delay or expenses, which under the circumstances of the case court consider unreasonable, कोर्ट को लगता है भाई चलो ठीक है वो नहीं आ पा रहा तो किसी और की गवाही भी ले लेते हैं, या उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट जो है ना, उस इंसान की प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने कोर्ट में गवाही दी वो रिलेवेंट होती है, बशर्ते कंडीशन भी लगी हुई है that the proceeding was between the same party। पहली कंडीशन क्या है, सेम पार्टी के बीच में प्रोसीडिंग होनी चाहिए or their representatives in the interest, that the adverse party in the first proceeding had right and opportunity to cross examine, यानी जो अपोजिट पार्टी थी पहले वाली प्रोसीडिंग में वो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, इतनी बात लिखा, जरूरी नहीं क्रॉस हो चुका हो, ये भी बात ध्यान रखना, had the right and opportunity to cross examine। ये बात मैंने आपको बताई कि 3 चीजें होती हैं, पहले तो होता है एग्जामिनेशन चीफ, फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर जरूरत पड़ती है तो री एग्जामिनेशन होता है। बस यहाँ पे इतनी सी बात कह रहा है, प्रोवाइडेड कि हाँ कि जो एडवर्स पार्टी थी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी और उसके पास अधिकार भी था, जरूरी नहीं कि उसका क्रॉस हो चुका हो। ये बात समझ में आई? क्रॉस एग्जामिनेशन तब यही आ रहा था कि मैंने मतलब यही ध्यान में आ रहा था कि अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है, कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान कोर्ट में है
विटनेस भी कोर्ट में है, वकील मना कर देता मैं नहीं करूंगा जी क्रॉस एग्जामिनेशन, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, आज मैं प्रिपेयर्ड नहीं, तो कोर्ट उसको मान लेगी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, यू फेल टू अवेल इट। ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी होना ही काफी है, जरूरी नहीं पूरा क्रॉस हो जाए तभी उसकी गवाही मानी जाएगी। सेकंड इसमें और क्या लिखा है, द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एंड इन द सेकंड प्रोसीडिंग। दैट द क्वेश्चन इन इशू जो मेन मुद्दा है वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एंड इन एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग, यानी रिलेट होना चाहिए, सेम बात होनी चाहिए, जरूरी नहीं आज जो गवाही थी दूसरे केस में यूज नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अ क्रिमिनल ट्रायल ऑफ इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी, ट्रायल तो कोर्ट में चलता है, इंक्वायरी भी मजिस्ट्रेट करता है, शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग माना जाएगा बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड। सर ये जो प्रोवाइडेड करके लिखा है ये तीनों क्या कह रहा है इस चीज में? ये हमारा जो सेक्शन है क्या है, ये सेक्शन क्या कहता है कि मैंने आज कुछ गवाही दी, आज मेरा चीफ एग्जामिनेशन था, कोर्ट में आके मैंने गवाही दी, मैंने कोर्ट में गवाही दी, कोर्ट में मैंने चीफ एग्जामिनेशन दे दिया अपना, और उसके बाद मेरे को और डेटों पे बुलाया गया क्रॉस के लिए। क्रॉस मेरा उस दिन होना था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया कि आज मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद मैं मर जाता हूं, मतलब विटनेस ही मर जाता है। ठीक है, तो विटनेस ने जो पास्ट में कहा था, मैं प्रोवाइजो की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, और विटनेस जो है वो मर जाता है, यानी एडवर्स पार्टी यानी जो विपरीत पार्टी थी, अपोजिशन जो था, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी ना क्रॉस करने की, लेकिन उसने क्रॉस नहीं करा। लेकिन इंसान अपना ऑलरेडी एग्जामिनेशन तो दे चुका है ना, तो उसका एग्जामिनेशन बहुत रिलेवेंट हो जाएगा, उसके एग्जामिनेशन पे, उसकी गवाही पे कोर्ट ध्यान देगी। एक होती है रिलेवेंसी, एक होती है एडमिसिबिलिटी। अब एक बात और समझ लेना, उसने अपनी गवाही तो दे दी, ऐसा नहीं है वो गवाही दे गया तो रामबाण हो गया, उस पत्थर की लकीर हो गई कि उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसकी बात ही सच है। कोर्ट हर मामले में कोऑपरेशन करती है, और भी तो विटनेस है, उनको भी तो बुलाएगी। सब्सटैंशियल क्वेश्चन वाली बात क्या बोल रहा है कि सेम होना चाहिए सेकंड प्रोसीडिंग में भी? देखो हाँ, बेसिकली क्या होता है, सेम पार्टी उसी मुद्दे में होना चाहिए सब। मैं ये तो कह रहा हूँ, आने वाली ट्रांजैक्शन में जब उसको क्रॉस की बात आई तो वो नहीं कर पाया और वो इंसान मर गया उस दौरान, तो आने वाले जो उसी केस के अंदर उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट होगी वो रिलेवेंट हो जाएगी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। ठीक है, आने वाली जो प्रोसीडिंग होगी फ्यूचर में, अभी तो शुरुआत ही हुई, ट्रायल स्टार्ट ही हुआ था, बीच में इंसान मर जाए, फ्यूचर में जो प्रोसीडिंग आएगी उसमें कोर्ट उस बात को ध्यान देगा कि ए अपने मरने से पहले क्या कह के गया था अपनी गवाही में। तो मतलब ये हो गया ना सर कि जो प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने दी थी वो दूसरे केस उसमें या उसमें यूज नहीं, दूसरे केस में यूज नहीं होगी, दूसरे केस में यूज नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखना, मैं भी आगे बताऊंगा जब मैं 34 स्टार्ट करूंगा, सिविल केस में दी हुई गवाही कैन नॉट बी यूज इन अ क्रिमिनल केस, क्रिमिनल में दी हुई कैन नॉट बी यूज इन अ सिविल केस। ठीक है, इवन बिटवीन द सेम पार्टीज, इवन बिटवीन द सेम पार्टीज, क्योंकि सिविल केस में इंसान कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल में फिर वो कंसीडर नहीं होगी ना। लेकिन क्रिमिनल में भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइजिंग में, वो सिविल में मैटर नहीं करेगी। ये अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 40 में, 40, 41, 42, 43 में। तो जजमेंट इन क्रिमिनल ट्रायल नॉट रिलेवेंट इन द सिविल केस एक्सेप्ट, सिर्फ इतनी बात दिखाने के लिए काफी होती है कि हाँ भाई उस इंसान को सजा हुई है। क्रिमिनल केस में अगर किसी को सजा हुई है ना, तो सिविल मामले में ये सिर्फ इतनी बात बताई जा सकती है, क्या जनाब उसको इस मामले में क्रिमिनल ट्रायल में सजा हो गई। बट जो क्रिमिनल कोर्ट ने डिसाइड किया होगा दैट विल नॉट बी रिलेवेंट फॉर द सिविल केस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर हम, आपने एक बात सुनी होगी कि सीआरपीसी के अंदर 125 में मेंटेनेंस दिया जाता है, पढ़ा है सबने? हाँ जी,
Yes, sir. Am I audible, यामिनी? Yes, sir. चलो ये बात Sir, आ रही है होगी आपकी सीआरपीसी, ठीक है। सीआरपीसी में 125 के अंदर 125 के अंदर मेंटेनेंस दिया जाता है। Yes, sir. तो मेंटेनेंस जब दिया जाता है तो क्या वो मेरिट पे डिसाइड होता है? अब आप कहोगे सर ये मेरिट क्या होता है? अब जरा मुझे सीमा आप बताते हैं मेरिट क्या होता है? सीमा मेरिट क्या होता है? केस डिसाइड ऑन मेरिट। यामिनी आप बताइए। चलो सीमा आप भी तो बताइए, जल्दी मेरिट बताइए। यानी कि जब सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद जो केस डिसाइड हो रहा है। हाँ, तो 125 में मेरिट पे डिसाइड होता है, एफएसआई डिसाइड होता है। तो उसमें तो रिलीजन मिल जाता है ना, उसमें तो जो मेंटेनेंस होता है, तो वहाँ पे फिर नहीं होता। हाँ जी यामिनी बताइए एक बार, 125 में प्राइम एफएसआई होता है या फिर मेरिट पे डिसाइड होता है मेंटेनेंस? सर मेरिट भी डिसाइड होता होगा। अच्छा एक बार बताइए, 125 की जो एप्लीकेशन है, 125 की जो एप्लीकेशन है वो कितने दिन में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए? 30 डेज, 60 डेज, 60 दिन, 60 दिन। अच्छा एक बार बताओ ये हमने 60 दिन में क्या इंसान मेरिट पे डिसाइड कर सकता है? सही होता है। सर मैं वही हाँ तो जी? बोल रही हूँ सर, इसमें इंटरिम रिलीज भी तो मिल जाता है ना, उसमें बाद में केस डिसाइड होता रहेगा, तो पहले ही उसको अब मेंटेन। एक बार ध्यान रख लेना, 125 में जो है मेरिट पे डिसाइड नहीं होता केस, लेकिन साइमल्टेनियसली आप सिविल में भी तो केस डालोगे। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि कोर्ट ने ज्यादा चीजों को नहीं देखा, तो अगर क्रिमिनल केस के अंदर जजमेंट आ गई है कि ए बी को पैसा देगा, मेंटेनेंस देगा, तो क्या उस मेंटेनेंस के आधार पर मैं डिडक्शन बढ़ाना घटाना नहीं कह रहा हूँ, क्या सिविल कोर्ट उस बात को ध्यान में रखेगी? क्या जजमेंट आए उसी हिसाब से दे दूं? अरे दोबारा सुनिए, बहुत बारीकी है इस बात में। क्या क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन को सिविल कोर्ट ध्यान में रखेगी? कि मैं मेंटेनेंस बढ़ाने घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करते हुए, राइट्स को, अधिकारों को बताते हुए, निर्धारित करते हुए, क्या सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट को, ऑर्डर को, सॉरी, क्या वो ध्यान में रखेगी? नो सर, बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि बट हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, लेकिन मेंटेनेंस निर्धारित करते हुए तब जरूर देखेगी, लेकिन अधिकारों को नहीं। क्या पता, देखो बेसिकली क्या है, सीआरपीसी के अंदर तो बहुत जल्दी निपटारा करने की वजह से कि कोई इंसान यतीम ना हो जाए, वैग्रेंसी में ना घुस जाए, कोई वैग्रेंसी होता है जैसे लेडी जो होती है उसे पैसा नहीं मिलेगा तो गलत कामों में जा सकती है, इसलिए हस्बैंड को कहते हैं भाई तू पैसा तो दे, बाद में देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। क्या पता वाइफ एडल्ट्री में रह रही हो, लॉजिक समझना, हर चीज के पीछे लॉजिक समझोगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या पता वाइफ ही गलत हो, एडल्ट्री में हो, ठीक है, गलत काम करती हो, तो हस्बैंड नहीं हमेशा क्यों पे करेगा मेंटेनेंस? तो वहां उसका डिफीट हो जाता है ना राइट। तो एडल्ट्री क्या 60 दिन में प्रूव हो जाएगी? 60 दिन में नहीं हो पाएगी। क्या एक्सपीडियसली हो सकते हैं? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा तो सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट की बात को इग्नोर करके चल सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनली जब मेंटेनेंस डिसाइड होगा, कि हाँ भाई क्रिमिनल कोर्ट ने तो इतना मेंटेनेंस दे रखा है, इतना मैं कर देती हूँ, बड़ा घटा कर सकती है फिर वो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 40, 41, 42 में। चलो अभी खत्म करते हैं इसको, जल्दी जल्दी चलते हैं, काफी टाइम हो गया, 1 घंटा लगभग। बात समझ में आ गई है? तो आप इसको ऐसे समझना, 33, अगर कोई इंसान ने कोर्ट की प्रोसीडिंग में गवाही दी है
तो उस गवाही पे बाद में सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज होगी, बशर्त है अगर प्रोवाइजो को पढ़ेंगे तो प्रोवाइजो में कहा सेम पार्टीज के बीच में केस होना चाहिए, सेम प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नई कंट्रोवर्सी आ गई, ठीक है, नई कंट्रोवर्सी आ गई तो उसकी गवाही भी इररिलेवेंट हो जाएगी, जो जुड़ी ही नहीं रही उस बात से। क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही है क्या ए ने एडल्ट्री करी या नहीं करी, उसने गवाही दी कि हाँ ए एडल्ट्री में इन्वॉल्व था, या सिविल मामले में कोई स्टेटमेंट देता है, बाद में कंट्रोवर्सी किसी और बात को लेके आ गई तो उसकी गवाही फिर रिलेवेंट नहीं होगी। इसलिए सेम सब्सटैंशियली द सेम मैटर होना चाहिए, सेम क्वेश्चन इन इशू होना चाहिए, बिटवीन द सेम पार्टीज होना चाहिए, और उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, एडवर्स पार्टी को अपॉर्चुनिटी थी क्रॉस एग्जामिनेशन की, वो नहीं कर पाया, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एक 33 में भी एक बात ध्यान रखना, वो इंसान कोर्ट में जो विटनेस जो गवाही दे चुका है वो कोर्ट में अब लाया नहीं जा सकता, क्योंकि या तो मर चुका है या वो मिल नहीं रहा, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये वाली जो है ना, कुछ ऐसी बातें हैं, कोई स्टेटमेंट दी हो मेड अंडर स्पेशल, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में कोई स्टेटमेंट दी जाती है, जैसे अब कुछ होगी एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेवेंट, हमने किताब में कुछ एंट्री कर रखी है बुक ऑफ अकाउंट्स में, वो रिलेवेंट होगी नहीं होगी। जैसे ए ने बी पे मुकदमा करा 1000 रुपए के लिए एंड शोज एंट्री इन हिज ओन बुक, अपनी ही किताब में एंट्री दिखाता है। कोई इंसान अपनी, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने एक अपने डायरी मेंटेन करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप अपनी ही डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी में लिखा है कि मेरे को बी से 1000 रुपए लेना है, ये आपको फेवर दे रही है ना डायरी, एंट्री और डायरी में तो लिखा है इट इज फेवरिंग यू, तो क्या ये रिलेवेंट होगी? मैं अपनी डायरी आज मेंटेन कर लेता हूँ, हर्षना से मुझे 50,000 रुपए लेना है, भाई आप भी मेंटेन कर सकते हो ऐसे, तो मेरे नाम के अगेंस्ट क्या रिलेवेंट होगी अर्चना? सर लेकिन अगर कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी तो वो रेलेवेंट हो सकती है। चलो ये हमने आज, आप एक काम करना, डायरी में लिख देना इंद्रजीत सर से आपको 10 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, मेंटेन कर लेना, आज ही लिख लेना, और 10 दिन बाद कोर्ट में जाना, 10 दिन बाद कोर्ट में जाना कि मैंने डायरी मेंटेन कर रखी है सर, क्या रिलेवेंट होगी? देखो रिलेवेंस उसकी बहुत कम है, तो यही इलस्ट्रेशन में लिखा है द एंट्रीज आर रिलेवेंट हो सकती है बट आर नॉट सफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव दैट, यही इसका क्रक्स ऊपर वाला सेक्शन 34 में, बट आर नॉट सफिशिएंट यानी कॉरपोरेशन की होगा, मेरे लिखने से मेरे को ही फेवर दे रही है, ऐसे तो हर इंसान लिख लेगा मेरे को 10 लाख रुपए लेने हैं किसी से, बट हाँ डेफिनेटली रिलेवेंट तो होती ही है। जैसे वकील ने अपनी डायरी मेंटेन कर रखी है, उसमें लिखा कि मेरे को गलती से मैंने डायरी में 1 तारीख को डेट थी, मैंने 5 तारीख लिख ली, मैंने अपनी ही डायरी में लिखा ना, ठीक है, तो मेरी फेवर कर रही है, और इसलिए बाकी और चीजों को रिलेट कर वो दिखाया जाता है। अगर सर जैसे आपने जो सिचुएशन बताई वाली सर, वो तो एक इंडिविजुअल हो गई, ठीक है, वो तो सिर्फ एक ही एंट्री हुई, लेकिन अगर किसी का बिजनेस ही इसी फील्ड में है, मतलब कौन सा बिजनेस में काफी ऐसे डेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही एक नाम करिए तो सर तब वो तो रेलेवेंट हो जाएगी ना? रिलेवेंट है, लेकिन बहुत, यही तो कह रहा है कि इतनी अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगी, किसी भी एक डायरी ला के दिखा दे, क्या पता उसने लगातार बना रहा है इसी तरीके से, इसी इंटेंशन से पहले से बना रहा है डायरी कि हाँ मैं अपनी एंट्री जैसे लिखूंगा, और आगे उसका खाता आगे तक चला गया, फिर पीछे वाले दिखाएगा, मतलब कोर्ट में दिखाएगा कि भाई ये देखो मैं तो कम से कम 5 महीने पहले इसको पेमेंट देनी थी, फिर तो वो डायरी ऐसा लगेगा ना कि भाई रिलेवेंट हो जाएगी, पुरानी डायरी दिखाएगा कोर्ट में, काफी दिन से मेंटेन कर रहा हो, क्या पता झूठी डायरी मेंटेन कर रहा हो जबरदस्ती लायबिलिटी दिखाने के लिए। तो एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोस मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, आजकल आपको पता होगा खाता बुक वगैरह जैसी एप्लीकेशन भी आती है ना,
एप्लीकेशन आती है ना प्ले स्टोर से, मेंटेन करते हैं किसको पैसा देना है लेना है। सर एक तो अक्षय कुमार ऐड दे रहा है पगार बुक। हाँ ऐसी कुछ किताबें जो आ रही है आजकल जिसमें मेंटेन कर लेते हैं। जनरली ये जो बैचलर्स होते हैं मेंटेन करते हैं इसी तरीके की चीजें, जो पीजी वगैरह में रहते हैं। आर रिलेवेंट वेदर दे रेफर टू द मैटर इन द कोर्ट्स एज टू इंक्वायर, बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन, शैल भी लिखा है ध्यान से पढ़ लो, बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। खत्म हो गया सेक्शन। रिलेवेंट तो है लेकिन अपने आप में इतनी सफिशिएंट नहीं है कि किसी इंसान को कह दिया जाए कि हाँ भाई अब तुम इसे 10 लाख रुपए दोगे, यामिनी को 10 लाख रुपए दीजिए क्योंकि यामिनी ने अपनी डायरी मेंटेन कर रखी थी। It will not be sufficient evidence, has to be corroborated. Okay, now 35 relevancy of entry in the public record made in the performance of duty. ठीक है, रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड यानी पब्लिक रिकॉर्ड जो होते हैं, जैसे आपको पता होगा म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स होंगे कि इस बच्चे ने इतनी तारीख को जन्म लिया, जन्म पत्री होती है, और आपने देखा होगा मर जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं, राइट। और ये अपने आप में एक प्रेमा फेसाई एविडेंस बन जाता है कि सरकारी इंसान ने अपने रिकॉर्ड में अपनी ड्यूटी के चलते कुछ एंट्री करी है। ठीक है, जैसे किसी को पैसा आया, सरकारी खजाने में पैसा जमा कराया हमने, वो भी एंट्री रिकॉर्ड आ गई है। An entry in any public or other official books, register or an electronic record stating a fact and issue relevant fact and made by public servant in discharge of his official duty or by any person in the performance of his special duty, especially enjoined by the law of the country in which the such books रजिस्टर्ड। जैसे अगर हम बात करें सब रजिस्ट्रार के पास जो रखा हुआ एक रजिस्टर्ड है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं वो भी पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाएगी, उसमें आ जाती है ना हमारी एंट्री, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट होगा। अगर कोई कंट्रोवर्सी चली कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं है तो उस किताब को ले आएंगे कोर्ट के सामने, या कोई म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में हमने बर्थ को लेकर चीजें अगर उसमें एंट्री है तो अपने आप में प्रेमा फेसाई एविडेंस हो जाता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स में किसी चीज की एंट्री होना अपने आप में बहुत बड़ा प्रेमा फेसाई एविडेंस हो जाता है। नाउ रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन द मैप, चार्ट और प्लान। अब जैसे आपको पता होगा हर कंट्री के अपने मैप है, चार्ट्स होंगे, मास्टर प्लान होगा, वो भी रिलेवेंट होता है अगर वो सरकार ने बनाया है तो। स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट made in published map, chart, generally offered for public sale or is a map of plan under the authority of the government. कोई सरकार ने बनाया और राज्य सरकार ने as the matter usually represented or state in such map, chart, plans are themselves relevant fact. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आप लोग वाकिफ हो सकते हैं उस बात से। अभी आपको पता होगा इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा था। हाँ जी, यस सर। यामिनी, अर्चना, हाँ जी सर, यस सर, यस सर। कुछ इंडियन महाकाली रिवर इस चीज को लेकर डिस्प्यूट था। दो प्लेसेस, काला पानी और जप्पा। हाँ जी, लिप्या धूरा, काला पानी, और कौन सी नदी पे था वो सारा? महाकाली, महाकाली नदी। ठीक है, हुआ क्या था, नेपाल को, इंडिया ने नेपाल को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन वो उसकी सरकार है ना, वो ओकी नाम मैं भूल गया उसका, माइंड स्किप हो गया। तो वहां की जो सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी है, जब कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर तो वो चाइना की गुलाम बनती जा रही है धीरे धीरे। हाँ जी, ठीक है, सही बोल वो कोली या कोली, चलो जो भी है, वट एवर इट इज। हुआ क्या, नेपाल ने अपने मैप में जो काला पानी वाला जो एरिया था, ये सारा लिम्पियाधुरा, ठीक है, तो उसको अपने मैप में दिखा दिया था, अपने मैप में दिखा दिया। और एक बात और है, क्योंकि वो जो रीजन जो है, जो एरिया वो इंडिया के उसमें आता है, और वहां की सरकार जो है, नेपाल की सरकार की एक बात और सुनिए आप, नेपाल की सरकार ने अपने रेडियो एफएम चैनल पे उस काला पानी के एरिया को लेकर आकाशवाणी जो आती है वहां के टेम्परेचर को लेकर भी बातें
मतलब रेडियो में टेलीकास्ट करने स्टार्ट कर दी थी। उससे क्यों कर रहे थे? ताकि वो उसे अपना हिस्सा मान रहे थे, दिखा रहे थे प्रमेय फसाई के हमारा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेपाल की जो सरकार है वो रेडियो में वहां पे टेलीकास्ट होने लगा, मतलब डिलीवरी होने लगी, एयर में आ गया वो, कि वो जो यहाँ पे आज जो काला पानी का तापमान रहेगा इतना रहेगा, वो ये शो करना चाह रहे हैं हमारा हिस्सा है। और अभी आपको पता होगा शायद अजीत डोभाल जी एक कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने अपने मैप के अंदर इंडिया का जो पीओके जो एरिया था उसको भी शो कर रखा था पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद फिर वो अजीत डोभाल जी उठ के चले गए। तो अच्छा है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं इन बातों को लेकर। जब गिलगिट में गिलगिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए, हाँ जी, शंघाई कॉर्पोरेशन जो ये होता है ना SCI, ठीक है, तो उसके अंदर उठ के भाग गए, वो चले गए। मतलब अच्छी बात है, चले गए, क्योंकि सपोर्ट नहीं करना चाहिए ऐसी बात को। तो अगर कोई सरकार ने अपने मैप चार्ट प्लान के अंदर कुछ वो दे रखा है, वो सरकार से अप्रूव्ड है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट होता है। Now 37 relevancy of the statement as to the fact of public nature contained in the certain acts or notification। सरकार के जो ऑफिशियल गजेट्स होते हैं या एक्ट्स है वो भी अपने नाम में रिलेवेंट होंगे। एक तो बहुत बड़ा एविडेंस होता है वैसे ही, prima facie evidence है when the court has to form an opinion as to existence of any fact of public nature, any statement of it made in a recital contained in an act of parliament। पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करा हो, चाहे वो यूके के लिए हो, किसी फॉरेन कंट्री को भी हम एक्ट देख सकते हैं किसी बात को, उसके रिलेवेंसी जानने के लिए। सेंट्रल एक्ट या प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट, और इन द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हो सकता है, सरकार का कोई नोटिफिकेशन हो बाय द क्राउन। अब तो क्राउन है नहीं इंडिया में, लेकिन पुराने चला आ रहा है। ऑफिशियल गजेट हो, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड पेपर हो। लेकिन न्यूज़पेपर, अच्छा बात बताइए, न्यूज़पेपर में लिखी हुई बात को कोर्ट क्या जुडिशियल नोटिस ले सकती है क्या? न्यूज़पेपर में अगर कोई बात आती है, क्या उसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी? नो सर। सर न्यूज़पेपर में भी जो लिखा था वो रिलायबल नहीं होता कोर्ट में। बिल्कुल सही बात है, रिलायबल नहीं। न्यूज़पेपर वाले तो बड़ा चला के बोलते हैं। अच्छा, क्या कोर्ट इस बात को सिद्ध करने के लिए आपसे कहेगी कि आप मुझे प्रूव करिए कि जो ऊंट है वो एक ऊंट जो है वो एक जंगली जानवर है या पेट एनिमल है? कह सकते हैं नहीं सर, क्योंकि ये तो तरीके से भी यूज करते हैं तो सर माना जाता है उसको। तो ऊंट इज अ पेट एनिमल क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, कोर्ट ऑलरेडी इस पे बात कर चुकी है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? ठीक है, अगर आप एक बार बताओ कोर्ट में केस लेके जाते हो तो कोर्ट के आपसे बताया, कोर्ट आपसे क्या ये कह सकता है या कोर्ट आपसे कहेगा कि काम कीजिए, क्या नाम है, एडवोकेट या हमने काउंसिल या हमने आपने पहले प्रूव कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में अलाउड है या नहीं। कोर्ट विल नॉट आस्क यू क्योंकि कोर्ट का टाइम जी, ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो हमारे ऑफिशियल गजेट्स पे कह रहे हो तो वो अपने आप में रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ 38 रिलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन अ लॉ बुक्स। जो कानून की किताबों में, अब कानून की किताब तो मैं भी छाप दूं, इंद्रजीत छाप दे, कुछ बात करके लिख दे, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी होगी? क्या ऑथेंटिसिटी समझते हो कि मैंने अगर कोई किताब छाप दी या लिख दी, क्या उसमें तो मैं कानून लिख दूं, क्या वो बिल्कुल फैक्ट बन जाएगा, पत्थर की लकीर हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी? क्या वो रिलेवेंट नहीं होगी, और इसलिए उसको कम से कम अथॉरिटी तो हो, गवर्नमेंट से पब्लिकेशन से हो वो छपी हुई। When the court has to form an opinion as to the law of any country, किसी कंट्री का कानून जानना है, तो any statement of such law contained in the books purporting to be printed or published under the authority of the government, ये जरूरी रहेगा, of such country and to contain any such law and any reports of the ruling of the court। अब कई बार रिपोर्ट्स भी होती, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं या जजमेंट है। अब जजमेंट तो कई सारे लोग छापते हैं, लेकिन दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट होनी चाहिए, then it would be a relevant। okay, जजमेंट हो सकती है, ऑर्डर है, तो वो रिलेवेंट होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल ऑनलाइन ऑर्डर आ जाते हैं, पता है, हर हाई कोर्ट के ऑर्डर जो ऑनलाइन आते हैं,
लेकिन ऑनलाइन जो ऑर्डर आते हैं उस पर स्टैंप भी नहीं होती कोर्ट की। देखा है आपने ऑनलाइन ऑर्डर? नो सर, लेकिन सर आपने भी अभी पीछे रिसेंटली सेंड किया था, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर ही था। एक बात मैं बता दूं, जब तक उस पर स्टैंप नहीं है कोई भी उसकी रिलेवेंसी नहीं है, क्योंकि उस पर ना कोई स्टैंप होती ना जज के साइन होते हैं। लेकिन सर वो बट अगर कोर्ट हाई में ये कोर्ट से आ रहा है तो होगा ना, क्योंकि वो लीगल उस अथॉरिटी से आ रहा है। वो जो पेपर है ना, पेपर निकाल के प्रिंट निकाल के कोर्ट में लेगा, कोर्ट फेंक देगा फाइल। ठीक है, कहेगा ये क्या है, ये क्या पता आप एडिट करके लाए हो, कम से कम स्टैम्प्ड हो, प्रॉपर हो, और कोर्ट की फिर आप ये प्रूव करोगे जना हमने तो आपके साइट से डाउनलोड करा है। तो कोर्ट इतना टाइम खराब नहीं करेगा, कोर्ट कहेगा भाई प्रॉपर फाइलिंग। और एक चीज मैं बता दूं, हाई कोर्ट में अगर जब कोई केस फाइल होता है ना, प्रॉपर फाइल हो, छोटी छोटी चीज पर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम ऐसी कॉपी तो हो जो सर्टिफाइड हो। क्योंकि आप एक काम करना, आज हाई कोर्ट की साइट पे जाना, कोई ऑर्डर डाउनलोड करना, ऑर्डर डाउनलोड करोगे ना दिल्ली हाई कोर्ट पे, तो आपको पता लग जाएगा ये तो पेपर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें तो कुछ ना साइन है ना कुछ है। ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है कुछ। तो कोर्ट कहता है भाई सर्टिफाइड कॉपी लाइए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कितनी स्टेटमेंट सिद्ध की जाए किसी बात को लेकर। हाउ मच स्टेटमेंट हैज टू बी प्रूव्ड। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, एक ही सेक्शन है, हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। एक बात बताओ, अगर सिविल मामले में कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े, हाँ जी, जितनी जरूरत हो कितना, पर्टिकुलर पार्ट। हाँ जी, आपने सही पढ़ा हुआ, ये बिल्कुल एक लाइन में खत्म हो गया, आपके आंसर में खत्म हो गया। कई बार ऐसे होते हैं जैसे इतने इतने बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं, अब हर डॉक्यूमेंट को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या हर कन्वर्सेशन को उनके बीच में क्या बात हुई, हर रिकॉर्ड्स को निकाल के खोजबीन करके सारी चीज को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोर्ट में हमने एक बात तो पढ़ा, कितने कितने विटनेस की गवाही ली जाए एक मामले में, हर विटनेस की ले ली जाए। जैसी कलाल में 300 मर्डर, 300 विटनेस थे, 300 के 300 लेने की जरूरत तो नहीं है, जितने में प्रूफ हो जाए सर, जितने में प्रूव हो जाए उतनी, इतनी सी बात 39 में लिखी है, पढ़िए। When any statement of which evidence is given, जब किसी स्टेटमेंट एविडेंस दिया जा रहा है कोर्ट में, given form parts of a longer statement, बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट है, या बहुत लंबी लंबी कन्वर्सेशन है, या आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट है, कई डॉक्यूमेंट है उसके और भी पार्ट है, और इस कंटेनर डॉक्यूमेंट में फॉर्म पार्ट ऑफ दी बुक्स है, कई कई सारी किताबें हैं। ठीक है, और इस कंटेनर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कनेक्टेड सीरीज ऑफ द लेटर ऑफ पेपर्स, कई सारे लेटर्स हैं, पेपर्स हैं। एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट। भाई ये अंडरलाइन कर लेना, उतनी ही बात का एविडेंस दिया जाए, so much and no more of the statement, conversation, electronic record book or series of the letter paper as the court considered necessary, जितना कोर्ट को उचित लगे। ठीक है, अब अगर हम राम मंदिर की बात करें, डिस्प्यूट चला, इतना लंबा डिस्प्यूट चला, पता नहीं कब से चला आ रहा, अब जाके कुछ सॉल्व हुआ। हर डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने सामने पेश करेंगे तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट बैठ जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा केस कभी जिंदगी भर। पर कोर्ट को इतना बात जानना है क्या है, राम जन्मभूमि है या नहीं है, एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, बस सिद्ध करने के लिए काफी हो। जरूरी नहीं हर एक डॉक्यूमेंट को सिद्ध करना जाए, किया जाए। कोर्ट जिससे फुली सेटिस्फाइड होता है, दैट इज सफिशिएंट। इन दैट पर्टिकुलर केस द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इट वाज मेड, किस परिस्थितियों में वो बनाया गया, दैट वुड बी सफिशिएंट टू प्रूव अ पर्टिकुलर केस, किसी केस को सिद्ध करने के लिए वो रिलेवेंट होगा काफी। अब यहाँ से आपके 4 सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, 40, 41, 42, 43, 44। इसमें लिखा है जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। जजमेंट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट के जजमेंट आ गए, डिक्री आ गई, ऑर्डर आ गया न्याय को देते हुए, वो कब रिलेवेंट होगा। इसका हेडिंग है इसका, जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। जजमेंट ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट है जैसी ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, रिलेवेंट कब होगी। ठीक है, एक बेसिक रूल है,
अगर क्रिमिनल ट्रायल की जो जजमेंट है, क्रिमिनल ट्रायल की जो जजमेंट है वो रिलेवेंट नहीं होगी किसमें, सिविल में। सिर्फ यूज की जा सकती है, एक्सेप्ट इसलिए यूज की जा सकती है सिविल मामले में क्रिमिनल ट्रायल की जजमेंट के हाँ उस इंसान को कन्विक्ट किया गया, इसी बात के लिए। भाई ये बात तो कह ही सकते हैं, अब ये भी ना कहें, बिल्कुल इतनी बात कह सकते हैं कि उस इंसान को, उस पर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था और उसको सजा दी गई। और ऐसे ही सिमिलरली जजमेंट इन अ सिविल सूट, सिविल सूट में जो जजमेंट आई है नॉट रिलेवेंट। जैसे सिविल सूट अगर ने फाइल करा डिफेमेशन का, मानहानि के लेके, अब मानहानि का सिविल में तो डैमेजेस से लेना देना है ना कुछ, इस डैमेजेस को निर्धारित अगर कोर्ट ने कर दिया है तो इस बात का लेना देना कन्विक्शन से नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल केस को लेकर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या पता कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो सिविल केस आपने सुने होंगे ज्यादा, आपने MACT का कोर्ट मैटर देखे होंगे, MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। ए ने बी का एक्सीडेंट कर दिया, ए ने बी का एक्सीडेंट हो गया उससे, तो ए की गलती हो या ना हो, ए को कंपनसेशन देना ही देना है, क्योंकि इसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो ही हैज टू पे सर्टेन अमाउंट अगर को डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको पे करना ही करता है, मिनिमम तो पे करना ही करना है, ठीक है। बट क्या इसके पेमेंट करने से ए को हम दोषी सिद्ध भी मान ले, इसको गिल्टी मान ले क्या, बताइए मुझे। Yes, IPC क्या इसको गिल्टी माना जा सकता है? सिविल केस में सिविल कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ए बी को पैसा देगा, क्या इसका मतलब ये हो गया कि ए ने क्राइम किया है, ए की इंटेंशन थी बी को उड़ाने की? No, sir. इट इज नॉट रिलेवेंट, ठीक है, ये रिलेवेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग अलग तरीके से चलती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग तरीके से चलती है। एक बात मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि सिविल मामले में जिसका पलड़ा भारी होता है ना, प्रीपोंडरेंस, वो जीत जाता है। बट क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, ए को जब तक जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक उसका दोष जो है बिल्कुल साबित ना हो जाए क्लियरली। एंड दैट्स व्हाई सिविल केस की जजमेंट क्रिमिनल केस अप्लाई नहीं होगी, और ऐसे क्रिमिनल केस की जजमेंट सिविल केस में अप्लाई नहीं होगी। बट हाँ कुछ रिलेवेंसी है, कुछ उसका सिर्फ कन्विक्शन बताया जा सकता है कि हाँ इंसान को क्रिमिनल केस में कन्विक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जज भी प्रेजुडाइज हो जाएगा ना फिर, क्या अच्छा सजा दे दी है तो एक काम करता हूँ, इसका मतलब ये इसको डैमेज तो देना ही पड़ेगा। तो हर इन केस को बिल्कुल क्लियर एंगल से चलना चाहिए। बट इसके कुछ अपवाद भी है, अपवाद समझते हैं ना, फ्यू एक्सेप्शंस। इस बात के कुछ अपवाद भी हैं जो कहां लिखे हैं, सेक्शन 40 से 43 में लिखा है। फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। क्या एक्सेप्शंस है? जैसे सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है कि प्रीवियस जजमेंट जो है, जो पहले कोई जजमेंट आ चुकी है, रिलेवेंट होती है वो, इसको दैट वुड बी रिलेवेंट, ये रिलेवेंट को REL लिख रहा हूं मैं, टू बार, रोकेगा सब्सिक्वेंट सूट और ट्रायल, यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों केस नहीं चलेगा। अगर एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, पहले अगर कोई जजमेंट आ चुकी है, तो उसी जजमेंट को, उसी केस को लेकर बार बार ना सूट चलेगा ना ट्रायल चलेगा। अच्छा, ऐसी बात आपने कहाँ सुनी, कहीं सुना है ऐसी बात? सेक्शन 40 की जैसी बात कि एक बार मुकदमे का अंत अगर हो गया तो उसको दोबारा कोर्ट में ना लाया जाए। There must be end of litigation. हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 2, सिविल में रेस जुडिकाटा, क्रिमिनल में रेस जुडिकाटा यानी कि सेक्शन 11, और CRPC में 300। चलो बहुत बढ़िया, ये तीनों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। तो सेक्शन 20 का 2 क्या कहता है? डबल
ठीक है, और उस मामले में जजमेंट आ चुका है, डिसीजन आ चुका है, तो बार बार सजा क्यों दे। और ऐसे ही डबल ज्यूडिशियरी, आई होप यू कैन रिमेम्बर, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। और ऐसे ही सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन सबसे आसान टॉपिक है। एक बार केस कॉम्पिटेंट कोर्ट बिटवीन द सेम पार्टी सेम टाइटल डिसाइड हो चुका है, तो बार बार कोर्ट में क्यों लाए। जब एक बार 30,000 कोर्ट डिसाइड कर चुका है, तो कड़कड़ डूमा क्यों जाए। ठीक है, 30,000 की अपील हम हाई कोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कड़कड़ डूमा तो सेम लेवल की कोर्ट है, तो वहां नहीं जाएंगे। ऐसे सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी की बात करता है, ये सीपीसी का है, वो सीआरपीसी का है। 300 सेक्शन सीआरपीसी का कहता है एक बार छोड़ दिया है, कन्विक्टेड है या एक्विटेड है, तो उसको बार बार ना बुलाया जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है सेक्शन 40 में। तो सेक्शन 40 क्या कहता है, कोई जजमेंट हो, कोई डिक्री हो या ऑर्डर हो। ठीक है, तो जजमेंट हो, कोई डिक्री हो या ऑर्डर हो, इस रिलेवेंट हो जाएगा। कोई रिलेवेंट मतलब कोई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर अगर कोर्ट ने पास कर दिया है, वो रिलेवेंट होगा इफ इट इज बाय लॉ हैज द इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एनी कोर्ट। मतलब इस जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर के आ जाने से फ्यूचर के अंदर कोई और जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेने से रोकता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सूट और ट्रायल, यानी जो फ्यूचर में कोई और कोर्ट, जब एक बार चीज डिसाइड हो चुकी है, एक बार चीज डिसाइड हो चुकी है, तो बार बार कोर्ट में क्यों जाए। तो सेक्शन 40 यही कहता है कि प्रीवियस जजमेंट जो होगी वो रिलेवेंट हो जाएगी, और वो सेकंड सूट को और सेकंड ट्रायल को रोकती है। ठीक है, सेकंड सूट और ट्रायल को रोकती है, वो इतनी सी बात है। तो सेक्शन 11 के बारे में थोड़ा सा लिख देना आप इसमें, सीपीसी का। ठीक है, बार से सेकंड ट्रायल, सीपीसी में सेक्शन 11 रोकता है सिविल केस को, और सीआरपीसी भी रोकता है सेकंड ट्रायल को। ऑर्डर ऑफ वॉइस कन्विक्ट और एक्विटेड अंडर सेक्शन 300। समझ में आ गया सेक्शन 40? यस सर। चलो आगे चलते हैं, सेक्शन 41 करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना, आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि रेस जुडिकाटा अगर एविडेंस में नहीं दिया रखा है तो कहां दे रखा है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट भी पूछेंगे कुछ सेक्शंस। नाउ सेक्शन 41 कहता है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एसेट्रा ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट, कुछ ऐसी जजमेंट है, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट, डायरेक्ट देख लेना आप, जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सर्टेन जजमेंट है, कोई ऐसी कई जजमेंट ऐसी होंगी जो प्रोबेट के चलते दी गई होगी। प्रोबेट क्या होता है? हाँ जी, प्रोबेट क्या होता है ये बताइए जल्दी से। सर जब हम Judgment. जो टेस्टेटर होता है, वो पहले ही पर्सन अपॉइंट कर देता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी बिल को एग्जीक्यूट कौन करेगा, कोर्ट में करवा देता है। अरे ये नहीं होता प्रोबेट, गलत आंसर। प्रोबेट होता है जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी वसीयत निकल के आएगी, अगर वो वसीयत बना के गया है तो। ठीक है, वसीयत बना के गया है तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन, यानी जो उसने लिखा है उस हिसाब से चलेगा उसको सक्सेशन। लेकिन इस वसीयत को चैलेंज करने वाले भी तो कई लोग हो सकते हैं कि ये वसीयत झूठी है, तो हम क्या करेंगे, इस वसीयत को कोर्ट में जमा करा देंगे। कोर्ट क्या करेगा भाई, जो जो इंसान इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं वो कोर्ट में आके अपनी बात रखें। तो जब कोर्ट इन सारे मुद्दों को सुलझा देगा तो उसको बोलते हैं प्रोबेट हो गई, वसीयत प्रोबेट हो गई, यानी लीगली ऑथराइज हो गई, अभी लीगली वैलिड हो गई है। ठीक है, या नहीं, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते सर हैं लेकिन प्रोबेट जब कराना। हमने विल पढ़ा था सर, उस टाइम पर था कि अगर पर्सन अपॉइंट कर दिया है टेस्टेटर ने पहले, तब तो वो प्रोबेट होती है, और अगर नहीं किया है तब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो मैं आपको बताऊंगा, देखो इक्विवेलेंट टू प्रोबेट। नहीं, लेकिन प्रोबेट का जो बेसिक मीनिंग है ना, वो कोर्ट से ऑथेंटिकेट कराना होता है। एक होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बताऊंगा जब बिल और प्रोबेट की बात करें, बिल की प्रोबेट की बात करेंगे ना, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताऊंगा डिटेल में क्या होता है। ठीक है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी चीज को कराने के लिए ऑथराइज करती है कोर्ट। वो ये कोई लंबा टॉपिक है ना, दोनों प्रोबेट और लेटर एडमिनिस्ट्रेशन,
क्योंकि आज तो मेरे को कहीं जाना है, मैं इसको वाइंड अप करूंगा, क्लास को एग्जैक्ट 6 बजे वाइंड अप करूंगा, तो मैं पहले यही टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आई डू इट लेटर ऑन, जब हम टीपीए की बात करेंगे या और चीजों की बात करेंगे, देन आई डू विल प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आप ये बात समझ लीजिएगा, प्रोबेट को ऑथेंटिकेट कराना कोर्ट से, ठीक है। नाउ 41 क्या है, हम बात करें रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन फैक्ट जजमेंट्स को लेकर, पर्टिकुलरली इन प्रोबेट। तो कोई कभी कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दी हो, ऑर्डर हो या डिक्री हो, और रिलेटिंग टू विल, प्रोबेट का मतलब आ गया तो विल से संबंधित है, विल से संबंधित हो सकती है, मैट्रिमोनियल केस से संबंधित हो सकती है, मैट्रिमोनियल केस हो सकता है, एडमिरलिटी हो सकती है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये याद रख लेना, ठीक है, पेपर में आते हैं, पूछ ले जाएंगे आपसे सेक्शन 41 में क्या क्या चीज कवर है। इंसॉल्वेंसी हो सकती है, which confers upon or takes away from any person any legal character। confers कुछ चीज किसी अधिकार, किसी इंसान को कन्फर यानी कोई अधिकार देती है, या taken away छीन लेती है, कुछ अधिकार को देती है या छीनती है। फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर का मतलब है जैसे सपोज आपने लीगल कैरेक्टर वहां पढ़ा होगा, अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हो तो डिक्लेरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री होता है, सुना होगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन पढ़ा है कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ या नहीं हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ या नहीं हूँ, उस चीज को लेके, ऑनरशिप को लेके डिक्लेरेशन की बात की जाती है। तो वहां पर क्या होता है, उसे कोर्ट ये बताती है कि हाँ यू आर दी ऑनर, अगर डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाते हैं तो वहां एक वर्ड यूज हुआ है लीगल कैरेक्टर साबित करने के लिए। यानी अगर कोई, देखो सर करेक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है, कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, कोई डिक्री है कोर्ट की, जो एक किसी बिल को लेकर आई है, या कोई के दो लोगों के बीच में शादी का रिश्ता था या नहीं था, इंसॉल्वेंसी है या नहीं है, जिससे किसी का अधिकार आता हो या जाता हो, छीन लेती हो, फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर और डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू एंटाइटल सच कैरेक्टर और स्पेसिफिक थिंग एब्सोल्युटली इज रिलेवेंट। वो बात रिलेवेंट होगी किसी जजमेंट में अगर ऐसा कहा गया है कोर्ट ने तो। अब जैसे इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं, सेक्शन 41 जो है वो कवर उन चीजों को करता है जो राइट इन रैम होती है, जजमेंट इन रैम, जैसे जजमेंट इन रैम, ये रैम क्या होता है, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, अगर मैंने ये कहा एक जजमेंट में एक बात निकल के आई है, ठीक है, एक जजमेंट में अगर एक बात निकल के आई है कि जो सपोज करो ए जो है वो बी की वाइफ है, तो ये जो बात है ये किस किस पे अप्लाई होगी, इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, और ये जो बात निकल के आई है कोर्ट में कि ए बी की वाइफ है, ए जो है बी की वाइफ है, मैट्रिमोनियल केस हो गया ना, ये बात कोर्ट ने डिसाइड कर दी, जजमेंट दे दिया कि ए जो है बी की वाइफ है, तो ये जो जजमेंट है इट इज एप्लीकेबल टू इन दोनों के बीच में। इन फ्यूचर में कोई भी केस आ जाए ए और बी या बी और सी के डी ई का, वहां पे भी ये बात साबित हो चुकी है कि बी जो है वो ए की वाइफ है। आगे बताइए सर, अगेंस्ट एवरीवन होगी, अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो ये रेलेवेंट है कि ए बी की वाइफ है, पूरी दुनिया के लिए बात तो रहेगी ना कि ए बी की ही वाइफ है, किसी और की तो नहीं है, या कोई और केस डाल दे के नहीं तो मेरी भी वाइफ है, उसके में बाद में सिद्ध किया जाए। तो अगर ये बात कोर्ट ने सिद्ध कर दी कि ए बी की वाइफ है, तो बी की वाइफ पूरी दुनिया के लिए तो हो गई ए की, ठीक है। तो ऐसे अगर कोर्ट ने अगर इंसॉल्वेंट भी घोषित कर दिया है कि एक इंसान इंसॉल्वेंट है, तो ऐसा तो नहीं है क्या एक कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, दूसरा कोर्ट इंसॉल्वेंट ना घोषित करे, तो ये बात रैम हो जाती है, ठीक है, जजमेंट इन रैम, ठीक है। या एक शादीशुदा है या नहीं है, ये कहता है मैं बैचलर हूँ, तो बैचलर ऐसा तो नहीं कि दो लोगों के बीच की बात है, ये तो अगर वो बैचलर साबित हो गया तो पूरी थ्रू आउट दी वर्ल्ड के लिए बैचलर है ना वो, चाहे वो पार्टी टू प्रोसीडिंग हो या ना हो,
ध्यान से सुनना, चाहे वो पार्टी टू प्रोसीडिंग हो या ना हो, ठीक है। अब सपोज करो जैसे ए ने मुकदमा डाला बी पे कि हम दोनों के बीच में तो शादी हुई नहीं, वैलिड मैरिज है ही नहीं। कोर्ट कहती है नहीं ये तो वैलिड मैरिज है, 7 फेरे हुए, सब कुछ हुआ, ये वैलिड मैरिज। तो अगर ये जजमेंट आ गया है तो इससे बात शादी सिद्ध हो गई कि ए और बी के बीच में शादी हुई है। तो ये जो बात थी इट इज बिटवीन द टू पार्टीज, और ये सबके लिए एप्लीकेबल होगी कि ए और बी शादीशुदा है, वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता तब तक। हाँ जी, तो दैट वुड बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड कि ए और बी शादीशुदा है, ठीक है। तो ये जो जजमेंट होगी वो जजमेंट ऐसी होती है जो सब पे एप्लीकेबल हो जाती है, चाहे वो बिटवीन द टू पार्टीज ही क्यों ना हो। बिटवीन द टू पार्टीज जजमेंट थी, लेकिन कोर्ट ने निर्धारित कर दी है, और ये बात जो होगी वो अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ बन जाएगी। तो जजमेंट इन रैम क्या होती है? जजमेंट इन रैम होती है कंक्लूसिव प्रूफ। जजमेंट JUD लिख रहा हूं मैं, इन रैम इस कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है। अब किसी और मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है ना कि ए बी की वाइफ है, ये जरूर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली जजमेंट आ चुकी है, तो वो जजमेंट की कॉपी लगा देंगे। ऐसा होगा नहीं होगा? हाँ जी बताइए। हर केस में साबित करते हैं कि भाई ए और बी की शादी हुई है। मेंटेनेंस की केस उसने लगा दिया, फिर दोबारा साबित करेंगे कि नहीं भाई ए और बी तो शादी हुई है। अगर कोर्ट ने एक बार सिद्ध कर दिया है तो दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। अब पढ़ते हैं 42 क्या कहता है। तो आप इसका ध्यान रखना, 41 है जजमेंट इन रैम से डील करता है, नॉट इन ए जजमेंट ऑफ पर्सोना। पर्सोना होता है बिटवीन दी पार्टीज ओनली, जो सिर्फ उन दो लोगों के बीच में ही संबंधित रिलेशन है, उसी बात को साबित करता है। दो लोगों पे जजमेंट अप्लाई होगी तो जजमेंट इन पर्सोनम होती है। बाकी वो लोग भी सुन रहे नहीं सुन रहे? 42 में क्या बात की गई है? रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ अ जजमेंट। रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ अ जजमेंट। Relevancy and effect of a judgment, order or decree other than mentioned under section 41। बेसिकली किसी के पीछे से मेरे को थोड़ा न्यूसेंस आ रहा है, तो काइंडली म्यूट योर माइक। तो 42 में हम बात कर रहे हैं रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ अ जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री अदर देन द मेंशन 41। तो 41 के अलावा भी तो कोई और जजमेंट हो सकती है, वो भी रिलेवेंट होगी। कब रिलेवेंट होगी? इफ, लिख लीजिए आप इस बात को, इफ दे रिलेट टू द मैटर ऑफ पब्लिक नेचर। इफ दे रिलेट्स टू द मैटर ऑफ, अगर वो पब्लिक नेचर का मैटर है तो, ठीक है। इसका एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे रिलेवेंट टू द इंक्वायरीज बट सच जजमेंट आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट व्हिच दे स्टेट। बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, बट नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, बट आपस में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। 41 में क्या होते हैं? जजमेंट इन रैम है तो कंक्लूसिव प्रूफ है। ये ध्यान रखना, पेपर में एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा आपसे कि सेक्शन 41 में जजमेंट इन रैम है तो कंक्लूसिव प्रूफ है। हमें सिद्ध थोड़ी ना करनी है बार बार। एक बार को कोर्ट ने कह दिया ए बी की वाइफ है तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट वुड बी कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन उसके अलावा कोई और बात है? हाँ जी बोलिए। तो 40 भी कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा ना सर? 40% दो 40 की बात कर रहे हैं, प्रीवियस जजमेंट। हाँ तो वो भी तो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा ना। देखो कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया चाहे रेजिडी काटा अप्लाई हो गया, जजमेंट आ चुकी है, तो वो भी एक तरीके का कंक्लूसिव प्रूफ होता है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है डायरेक्टली, बट हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है, एक इंसान को छोड़ दिया है, दैट वुड बी कंक्लूसिव। और कितना प्रूफ करें जब कोर्ट ने छोड़ ही दिया है, ठीक है।
या कोर्ट ने उसकी बात को निर्धारित कर ही दिया है, डिटरमाइन कर ही दिया है, बट अगर पेंडिंग है ना प्रोसीडिंग, अगर पेंडिंग है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जाके क्या पता हाई कोर्ट रिवर्स कर दे जजमेंट। ठीक है, मतलब सारी लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट होने के बाद नाउ 42 जो है, हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ सारी लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट होने के बाद वो कंक्लूसिव हो जाएगा ना जजमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी होगा कंक्लूसिव प्रूफ। यानी इंसान कोर्ट ने 10 साल पहले ये बात साबित कर दी थी कि ए और बी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, दैट वुड बी कंक्लूसिव प्रूफ। और हम 42 में बात कर रहे हैं ऐसी चीज जो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, जो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा चाहे जजमेंट आ चुकी हो और वो पब्लिक नेचर की हो। जैसे ए ने एक मुकदमा डाला है अगेंस्ट बी फॉर ट्रेसपास, ए ने मुकदमा डाला है बी के खिलाफ ट्रेसपास को लेकर, ठीक है, कि ये मेरे घर में घुस गया था, ट्रेसपास कर गया, ठीक है, एक मुकदमा डाला था। ए फाइल सूट अगेंस्ट बी फॉर द ट्रेसपास अर्लियर, और एक मैटर और चल रहा है उसका, ए का और सी का, ऑलरेडी डिसाइड इन फेवर ऑफ सी, जो सी के फेवर में डिसाइड हो गया। ध्यान से सुनना, अभी रिसेंटली उसने मुकदमा डाला है कि ए के घर में बी घुस गया था, और एक मैटर और पहले भी था ट्रेसपास का ही था, ए और सी के बीच में था, जिसमें जो मैटर है सी के फेवर में गया था कि ए ने ट्रेसपास नहीं किया है, ठीक है। अब मुझे बताइए जो सी के फेवर में जो डिसीजन आया था प्रीवियस सूट में जो बात हुई थी, क्या वो यहाँ पे रिलेवेंट है? सर किसके फेवर में आया था? अर्लियर वाले में सी के फेवर में आया था कि उसने ट्रेसपास नहीं किया। हाँ जी, सी के फेवर में आया था वो। तो प्रीवियस सूट में जो मामला सी में आया था, इट मे बी रिलेवेंट बट नॉट कंक्लूसिव। इस बात से सिद्ध थोड़ी ना होता कि बी ने ट्रेसपास किया है नहीं किया। रिलेवेंट हो सकती है बट कंक्लूसिव नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट इन रैम नहीं है, जजमेंट इन पर्सोना है, ये बिटवीन द टू पार्टी। अब एक बात बताओ, ए ने बी के चोट मारी, ए ने बी के चोट मारी, ठीक है, ए ने बी पे मुकदमा करा, सॉरी बी ने ए पे मुकदमा करा, इसका डिसीजन आ गया। अब दोबारा ऐसा इंसिडेंट होता, ए ने सी पे चोट मारी, तो बी की जो बात है क्या वो रिलेवेंट होगी? मतलब इससे ये तो पता लग रहा है कि ए अक्सर चोट मारता है, हर किसी से लड़ता है, उसका नेचर ऐसा है। बट इस जजमेंट को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते ना सी पे। कोर्ट को इस केस को दोबारा से डिसाइड करना पड़ेगा ना, द कोर्ट हैज टू डिसाइड। तो प्रीवियस जजमेंट जो है ए और बी के बीच में जो डिसीजन आया, इट कैन नॉट बी, कोर्ट कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन गिवन इन द केस ऑफ बी। जो बी के फेवर में डिसीजन आया है उसके आधार पर नहीं देगी जजमेंट। बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलिए। लिखा हुआ अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 को छोड़ करके कैसे बोल रहे हैं? 41 में बात करता है जजमेंट इन रैम की, क्योंकि जजमेंट इन रैम, अरे ए और बी की शादी हुई, 41 की मैं बात बता रहा हूँ, ए और बी की शादी हुई, वो तो पूरी दुनिया के लिए अप्लाई होगी ना जजमेंट। अगर ये बात सिद्ध हो गई कि ए और बी की शादी हुई तो भाई पूरी दुनिया के लिए हो गई ना, वो तो एक बात सिद्ध कि हाँ ए और बी दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और वो बट ए और बी का मुकदमा, हाँ जी, वो तो कंक्लूसिव है ही। 41 तो वहाँ लिखा ही हुआ है कि कंक्लूसिव प्रूफ है 41 तो। हाँ तो यही तो हम समझ रहे हैं ना, 41 में कंक्लूसिव प्रूफ होता है जब जजमेंट इन रैम होती है, लेकिन 42 में क्योंकि ये पर्सनल नेचर के होते हैं, ए ने बी पे मुकदमा करा है और ए और सी का भी अलग मुकदमा है, तो दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग मुकदमे हैं, इसलिए वो जजमेंट इन पर्सोना होगी और वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी। ए और बी के बीच में डिसीजन अगर जो भी आएगा उससे दैट विल नॉट बी कंक्लूसिव प्रूफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो चीज पूरी दुनिया के लिए हो जाती है, जैसे एक इंसान इंसॉल्वेंट है, उसका दिवालिया निकल चुका है, तो हमें बार बार से थोड़ी ना करनी पड़ेगी, हम तो कोई जजमेंट लगा देंगे, जनाब कोर्ट ने डिसाइड कर चुका है ये दिवालिया निकल चुका है इसका, तो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगी वो जजमेंट।
बट डिस्प्यूट जो अराइज हो रहे हैं पब्लिक नेचर के जो है 42 को 40 के साथ पढ़ सकते हैं फिर? 42 को 40 के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अलग बात कहता है, ये बिल्कुल अलग कहता है। 42 जो है 40 तो बिल्कुल अलग है ना, वो तो कह रहे हैं कि जो पहले जजमेंट आई थी वो रिलेवेंट होगी, वो बार करते हैं सेकंड सूट को। ये एक बात बता रहा है कि हाँ भाई ये कंक्लूसिव प्रूफ वो नहीं होगा। तीनों अलग अलग चीजें हैं ये। बट हाँ 41 को एक पॉइंट पे 40 से रिलेट करके पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बार करेगा, जजमेंट इन रैम जो है रोकेगा, 41 रोक देगा कि भाई दोबारा केस ना डाला जाए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ए बी की वाइफ है या नहीं। नाउ 43 ये कहता है जजमेंट एक्सेट्रा अदर देन दोस मेंशन इन 40 और 42। अब इसके बाद भी कुछ चीज बात आ गई। 41 में हमने बात करी जजमेंट इन रैम, 42 में बात करी जजमेंट इन पर्सोना, 43 में हम बात कर रहे हैं जजमेंट अदर देन दोस मेंशन इन 40 और 42, उनके अलावा भी कोई और जजमेंट हो। ठीक है, तो सेक्शन 43 में बात करता है अदर देन 40, अदर देन 40 से इनके अलावा भी अगर कुछ और बच गया है तो वो भी रिलेवेंट होगी। अच्छा वो क्या होगी, वो इररिलेवेंट हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान से पढ़ना समझना। इनके अलावा कुछ भी चीज होगी वो इररिलेवेंट होगी। Unless the existence of such judgment is a fact and issue or is irrelevant under the some other provision of this act. इसको हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसकी इलस्ट्रेशन से ही समझ पाएंगे आप। ये लोग ये सारी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं क्विकली। 43 की 43 में जो बात की गई है वो बात की गई इररिलेवेंसी की। कौन कौन सी चीजें रिलेवेंट नहीं होगी। तो ऐसी कोई जजमेंट, ऐसी कोई डिक्री, ऐसा कोई ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर अदर देन दोज मेंशन इन 40, 41, 42 आर इररिलेवेंट होगी unless the existence of this judgment order is a fact and issue or some other provision of this act. इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इररिलेवेंट होती है। अब इसको पढ़ेंगे आप ए और बी, ए एंड बी। देखो इस बात को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इलस्ट्रेशन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। ए ने अलग से मुकदमा डाला है सी पर और बी ने भी अलग से डाला, दोनों ने जुड़ के नहीं डाला। इट्स नॉट अ जॉइंटली सूट। ए ने अलग डाला है, बी ने अलग डाला है। सेपरेटली सू फॉर अ लीबल, लीबल मतलब डिफेमेशन के लिए उन्होंने मुकदमा डाला है, विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम। यानी सी ने ए को भी बदनाम किया होगा, बी को भी बदनाम किया होगा, जिसके चलते ए ने अलग मुकदमा डाला, बी ने अलग मुकदमा डाला। सी इन ईच केस सेज दैट, सी ने दोनों केसेस में ये कहा है कि जो मामला है कि लीबलेस, इस जो उसने आरोप लगाया है, सी ने जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट या फिर लीबलेस रिटर्न में दिया है वो सही है। सी ये कहता है कि भाई मैंने जो कहा है ना वो सही है, जो लिखा है मैंने सही है, क्योंकि अगर सही होगा तो बच जाएगा ना, डिफेमेशन में नहीं आएगा। एंड द सर्कमस्टेंसेस सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस और इज नीदर। अब कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्या है, ए ऑब्टेन्स अ डिग्री अगेंस्ट सी फॉर डैमेज। ए के फेवर में केस चला गया है। A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. देखो बेसिकली क्या है, डिफरेंट एक्ट। ए ने मुकदमा डाला किस पे, सी पे, कि सी ने ए को बदनाम किया है। ऐसे ही बी ने भी मुकदमा डाला सी पर कि सी ने बी को भी बदनाम किया है। अलग अलग सेपरेट सूट्स हो गए। अब ए के फेवर में डिसीजन आ चुका है। अब आप मुझे बताइए ए का डिसीजन क्या रिलेवेंट होगा बी के डिसीजन के लिए? हाँ जी जल्दी बताइए। होगा रेलेवेंट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबल ट्रू इन ईच केस और इन नीदर। तो अगर एक के केस में ट्रू है तो दूसरे के में भी ट्रू होगा। सही रेलेवेंट होगा। देखो बेसिकली एक सी इंसान है। अब सी ने क्या करा, ए ने मुकदमा डाला पहले सी के खिलाफ और फिर बी ने भी मुकदमा डाला सी के खिलाफ, तो दोनों अलग अलग मुकदमे हो गए ना। इस मुकदमे में डिसीजन आता है कि ए, ये बात सही है कि ए को सी ने बदनाम किया,
इसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डिफरेंट सूट है, तो इसलिए ए का डिसीजन इररिलेवेंट हो जाएगा। डिसीजन ऑफ ए इज इररिलेवेंट इन डिसाइडिंग द केस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सोनम केस है, रैम नहीं है, ये पर्सोनम है, ये भी प्राइवेट नेचर के हैं। अब एक और पढ़ लेते हैं। ए प्रोसिक्यूट बी फॉर एडल्ट्री विद सी। ए ने मुकदमा किया है बी पर, यानी एक लड़के पे मुकदमा किया है कि उसने उसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री की है। बी मना करता है दैट शी इज ए वाइफ। बी मतलब जो लड़का है वो मना करता है कि जो लड़की है वो ए की तो बीवी है ही नहीं, बट लेकिन कोर्ट ने बी को कन्विक्ट कर दिया है, लड़के को कन्विक्ट कर दिया। उसके बाद सी जो है, सी पे मुकदमा चला बाइगैमी का इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। अब यानी वाइफ के ऊपर मुकदमा चल रहा है कि बाइगैमी का, कि उसने दूसरी शादी कर ली है। बाइगैमी इन द मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम, यानी उसने अपने हस्बैंड के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। अब सी क्या कहता है? सी कहती है दैट शी नेवर वाज एज वाइफ, कि सी ये कहती है कि मैं तो कभी एक ही बीवी थी ही नहीं। द जजमेंट अगेंस्ट बी, जजमेंट जो आई थी बी के खिलाफ, इज इररिलेवेंट एज अगेंस्ट सी। तो बी के खिलाफ जो जजमेंट आई थी उसका सी के अगेंस्ट से कुछ लेना देना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाद की बात है तो उससे कोई रेलेवेंसी नहीं जुड़ेगी। ठीक है, कुछ चीजें हैं जहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगी। इसके नीचे के जितने भी इलस्ट्रेशन इनको आप पढ़ेंगे तो बड़े सिंपल सिंपल से तो है, लेकिन समझ में एक बार आ जाएंगे तो आसान लगेंगे। वैसे मैं सी डी और ई को बता देता हूँ एक बार, तब आपको कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछना। ए ने मुकदमा करा है बी पे कि उसने उसकी गाय चुराई है। ठीक है, ए ने मुकदमा करा है बी पे फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम, और इसके लिए बी को सजा दे दी गई। ए उसके बाद क्या करता है? मुकदमा करता है सी पे फॉर द काउ। ए उसके बाद मुकदमा करता है सी पे फॉर द काउ which B has told to him before his conviction, जो B ने कहा था, which B had sold, जो उसको बेच चुका था, किसको? कन्विक्शन, B को सजा मिलने से पहले B जो गाय है C को बेच चुका था, यानी C ने अब मुकदमा किया है C पर। As between A and C, the judgment against B is irrelevant. अब ये irrelevant क्यों है? कोई बता सकता है लॉजिक क्या है इसका irrelevancy का? सर ये कि उसे एट द सेम टाइम करना चाहिए। इस इलस्ट्रेशन में ये इररिलेवेंट क्यों है? हाँ जी सर ये इसीलिए हो सकता है कि जब उसने बी के अगेंस्ट किया था उसे सी के अगेंस्ट भी करना चाहिए था एट द सेम टाइम टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, इसीलिए ये आगे जाके अगर तो करता है तो इररिलेवेंट होगा। बाहर हो जाएंगे, रोक दिया जाएगा बाहर, इसलिए इररिलेवेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि जब ए ने जब मुकदमा करा बी पे करा, ठीक है, कि उसने उसकी गाय चुराई है और बी को सजा भी मिल गई। यही बात ए ने बाद में सी पे मुकदमा करता है गाय के लिए, और विच बी हैड सोल्ड टू हिम बिफोर हिज कन्विक्शन, के बी ने हुआ क्या था, सी को भी गाय बेच दी थी। क्योंकि हर चीज के ना फैक्ट्स अलग निकल के आएंगे यहाँ पर, कि उसने उसको गाय बेची, चलो उसके लिए उसने मुकदमा कर दिया बी पे, बी को सजा मिल गई। बी को सजा मिलने से ये बात सिद्ध नहीं होती है कि सी ने जो गाय खरीदी थी वो चोरी की थी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, बी को सजा मिलने से ये बात सिद्ध नहीं होती है कि जो सी को जो गाय बेची गई थी बी के द्वारा वो चोरी की है। क्यों? सी इस बात का भी एविडेंस दे सकता है कि मैंने जो गाय खरीदी थी बी से, वो मैंने उसका उचित दाम दिया था, तो इसलिए बी की कन्विक्शन इज इररिलेवेंट। बात समझ में आई? हाँ जी यामिनी, बाकी और लोग भी बताइए। यस सर, आगे। यस सर। क्योंकि एक बात का सिद्ध हो जाना, किसी को सजा मिल जाने का मतलब ये नहीं कि उसके सामने वाला इंसान भी उसको बेगुनाह, उसको मुजरिम मान लिया जाए। सी यहाँ पे ये बात तो प्रूव कर ही सकता है, तो मैंने वो जो गाय खरीदी उचित दाम में खरीदी थी। ठीक है, इसलिए इररिलेवेंट होती है।
A has obtained a decree for the possession of land against B. A के पास ये बात वो एक डिक्री मिल चुकी है कि हाँ ये जमीन A की है, मतलब A के पास ऐसे डिक्री आ चुकी है अगेंस्ट B के अगेंस्ट जाकर। C जो है, देखो ये बड़ा सिंपल सी है वैसे तो, C जो है B का बेटा है, मर्डर कर देता A का, इसके चलते द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जजमेंट इज रिलेवेंट। अब जजमेंट यहाँ इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि ये जो मोटिव बता रही है कि हाँ ए का जो मर्डर करा है सी ने वो इसलिए करा है क्योंकि उसके अगेंस्ट जजमेंट आ गई, तो उसके फादर के अगेंस्ट जजमेंट आ गई। मोटिव बता रहा है कि उसने उसका मर्डर क्यों किया, तो वो जो जजमेंट है वो रिलेवेंट हो जाएगी। रिलेवेंट इसलिए क्योंकि वो बता रही है जजमेंट कि हाँ इसके पीछे जो बी का बेटा है उसका इरादा था मारने का, क्योंकि अगेंस्ट उसके जब बी के अगेंस्ट जजमेंट आ गई थी। ई और एफ भी बिल्कुल सिंपल है। ए इज चार्ज विद द थेफ्ट, ए पे मुकदमा चला है चोरी का, एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, कि उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चला और उसे चोरी में वो ऑलरेडी सजा काट चुका है, तो प्रीवियस कन्विक्शन हमेशा रिलेवेंट होती है। अगर कोई जजमेंट थी कि हाँ भाई देखो चोरी का मुकदमा चला है, ये रिलेवेंट हो जाएगी। करेक्टर को लेके भी हम इसका दे सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। A is tried for murder of B, A पे मुकदमा चला है B का मर्डर करने के लिए। The fact that B prosecuted A for the libel मतलब written form में defamation. A is tried for the murder of B. The fact that B prosecuted A for libel, A पे मुकदमा चला है कि उसने B का मर्डर कर दिया है, और ये जो बात थी कि B ने मुकदमा किया था A के ऊपर, क्यों? क्योंकि उसने उसको बदनाम किया था। That A was convicted and sentence is relevant under section 8 and showing the motive of the motive बता रहा है कि उसने उसको क्यों मारा है, तो ये भी relevant हो जाती है। तो आप एक काम करना है, ये सारे प्रोविजन जब तक एक बार आप खुद नहीं पढ़ोगे बैरेट से तो आपको याद नहीं होंगे। तो आप इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया? 40 में बात करी है रेस जुडिकाटा की, और सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी एंड डबल जुबैरिटी 20 के 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 41 में बात करी है जजमेंट इन रेम, सेक्शन 42 में बात करी है जजमेंट इन पर्सोना, और सेक्शन 43 में बात करी है अदर देन द दोज जजमेंट। ठीक है, जनरली इररिलेवेंट हो जाती है फिर वो। नाउ 44 इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द डे। अगर कोई चीज फ्रॉड और ये कोलिजन के चलते ऑब्टेन की गई है जजमेंट, यानी कोई फ्रॉड कर या मिली भगत कर, कोलिजन होता है मिली भगत कर ऑब्टेन कर लिए कोई जजमेंट, या कोई कोर्ट जिसने जजमेंट दी थी वो अपने आप में इनकॉम्पिटेंट थी, मे भी इस बात को सिद्ध किया जा सकता है। तो एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग में ये बात सिद्ध की जा सकती है, बता सकती है कि कोई जजमेंट ऑर्डर डिक्री जो आई है जो रिलेवेंट है सेक्शन 40, 41, 2 के अंदर, which has been proved by the adverse party was delivered by the court not competent to deliver it, कि जिस कोर्ट ने वो दी वो अपने आप में कॉम्पिटेंट नहीं थी, या अगर वो जो ली गई है जजमेंट उसके फेवर में वो धोखा देकर या कोई जालसाजी या कोल्यूशन कर दो लोगों ने मिलकर तीसरे बंदे को धोखा देकर ली है, ये भी रिलेवेंट हो जाएगी बात। तो कोर्ट में इस बात को भी दिया जा सकता है रिलेवेंसी फ्रॉड और कोल्यूशन को लेकर। तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है, तो फिर मिलते हैं कल। I'll update it. Okay, sir. चलो, Thank you, sir. bye bye, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.